ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज हाइड्रोग्राफ? हाइड्रोग्राफ इज नथिंग बट द diagram. In y-axis we plot discharge through a stream or river or outlet of a catchment area, और in x-axis हम प्लॉट करेंगे टाइम. दैट इज हाइड्रोग्राफ इज नथिंग बट अ टाइम वर्सेस डिस्चार्ज डायग्राम. ठीक है. तो टिपिकल हाइड्रोग्राफ देखने में इसी टाइप में आता है. ठीक है. ये जो इस टाइप में होता है, टिपिकल है हाइड्रोग्राफ इसी टाइप में होता है. तो इसमें वाई एक्सिस में डिस्चार्ज, एक्स एक्सिस में टाइम, और यहाँ पर प्रेसिपिटेशन का ये जो ऊपर का जो डायग्राम है वो प्रेसिपिटेशन का डायग्राम है, रेनफॉल डायग्राम. ठीक है. कितना इंटेंसिटी रेनफॉल हो रहा है और कितना ड्यूरेशन रेनफॉल हो रहा है. ठीक है. वो भी हम हाइड्रोग्राफ में ऐड कर देंगे क्योंकि ये रानो हाइड्रोग्राफ है. ठीक है. तो और हाइड्रोग्राफ का ये जो हाइड्रोग्राफ है इसका डिफरेंट कंपोनेंट है. एक है राइजिंग लिम जो टाइम के साथ इंक्रीज हो रहा है. ठीक है. क्योंकि जब बारिश होगा, बारिश के बाद जब फ्लो रान ऑफ फ्लो स्टार्ट होगा तब क्या विथ रिस्पेक्ट टू टाइम डिस्टेंस बढ़ते जाएगा. ठीक है. बारिश के बाद बारिश के टाइम पे डिस्टेंस बढ़ते जाएगा. तो डिस्टेंस बढ़ते बढ़ते एक टाइम आएगा पीक पॉइंट, मैक्सिमम डिस्टेंस होगा. ठीक है. उसके बाद है पीक पॉइंट और कीस्ट ऑफ द हाइड्रोग्राफ. ठीक है. आफ्टर दैट बारिश जब रुक जाएगा और मैं आफ्टर द अटेनिंग द मैक्सिमम डिस्चार्ज आफ्टर, तो देन आफ्टर दैट डिस्चार्ज धीरे धीरे कम होता लगेगा. ठीक है. धीरे धीरे डिक्रीज होने लगेगा. इसे कहते हैं रिसाइडिंग लिम और रिसेशन लिम. ठीक है. कहते हैं राइजिंग लिम और कहते हैं रिसेशन लिम. ठीक है. तो ये जो हाइड्रोग्राफी एक आइसोलेटेड स्टॉर्म है, सिंगल स्टॉर्म. मतलब एक बार बारिश होकर रुक गया था, उसके बाद हम अगर किसी स्ट्रीम का डिस्चार्ज मेजर करेंगे और विथ रिस्पेक्ट टू टाइम हम प्लॉट करेंगे तो इसी टाइप का डायग्राम आएगा, डिस्चार्ज वर्सेस टाइम रहेगा. तो इसी को कहते हैं हाइड्रोग्राफ. ये बहुत काम में आता है. ये जनरली हर हाइड्रोलॉजिकल जो भी इन्वेस्टिगेशन है, इरिगेशन के लिए, इरिगेशन प्रोजेक्ट के लिए काम आता है, बैरेज कंस्ट्रक्ट करने के लिए काम आता है, डैम कंस्ट्रक्ट करने के लिए काम आता है. जो भी हाइड्रोलॉजिकल प्रोजेक्ट है उसी में हाइड्रोग्राफ काम आता है. और भी प्रेडिक्शन के लिए आ जाए कोई फ्लड प्रेडिक्शन. ठीक है. कोई रिवर में फ्लड कितना अमाउंट ऑफ फ्लड होगा. ठीक है. तो फ्लड प्रेडिक्शन के लिए भी ये हाइड्रोग्राफ काम आता है. तो ये सिंगल आइसोलेटेड हाइड्रोग्राफ. ठीक है. मान लो एक बार बारिश होकर रुक गया, लेकिन एक बार बारिश हुआ फिर 2-3 घंटा रुक कर उसके बाद फिर दूसरी बारिश हुआ तो 2-3 ऐसे बारिश रहेगा तो हाइड्रोग्राफ का नेचर भी चेंज हो जाएगा. तो उसे कहते हैं मल्टी पीक हाइड्रोग्राफ. इसी टाइप का हाइड्रोग्राफ है. मान लो एक बार बारिश हो गया, ठीक है, उसके बाद कुछ टाइम बारिश रुक गया, उसके बाद फिर से बारिश हो गया. ठीक है. इसी टाइप का हाइड्रोग्राफ आता है जब कंटिन्यूअस रुक रुक के बारिश होता रहेगा. ठीक है. इसे कहते हैं मल्टी पीक हाइड्रोग्राफ. और पहले वाला जो है वो सिंगल पीक हाइड्रोग्राफ और सिंगल स्टॉर्म, आइसोलेटेड स्टॉर्म. मतलब एक बार बारिश हो गया उसके बाद बारिश बंद हो गया, तब जो डायग्राम हाइड्रोग्राफ का है तो इसी टाइप का देखने में आता है. ठीक है. दूसरा जगह रेनी सीजन होते हैं जैसे स्टेट में, तो वहां तो मल्टीग्राफ बनता हो ये जो हाइड्रोग्राफ. बोलो. जैसे जो होते हैं ना कुछ स्टेट्स उत्तराखंड जैसे यहाँ हर पे तो स्टेट में बारिश होती रहती है ना. वो हर स्टेट में बारिश होता रहता है ना, रुक रुक के बारिश होता रहता है. मान लो एक बार बारिश हो गया, 2-3 घंटा बारिश रुक गया, फिर बारिश हो गया, फिर 2-3 घंटा बारिश रुक गया, तो मल्टीपिक हाइड्रोग्राम होता है. एक्चुअली सारा हाइड्रोग्राम, मैक्सिमम हाइड्रोग्राम मल्टीपिक होता है क्योंकि बारिश तो एक बार बारिश होकर रुक गया, ऐसा बारिश खूब कम ही होता है. ज्यादातर क्या होता है कुछ टाइम बारिश हुआ फिर रुक गया, फिर बारिश हुआ. क्लियर? अच्छा ठीक है. ओके सर. और ये जो हाइड्रोग्राफ का जो डिस्चार्ज है, डिस्चार्ज का 2 कंपोनेंट है. एक है डायरेक्ट रन ऑफ और एक है बेस फ्लो. मैंने पिछले दिन पढ़ाया था क्योंकि जो भी रन ऑफ है, रन ऑफ का 2 पार्ट है. एक है डायरेक्ट रन ऑफ और सरफेस रन ऑफ और एक है बेस फ्लो. तो हाइड्रोग्राफ से हम डायरेक्ट रन ऑफ और बेस फ्लो को सेपरेट कर सकते हैं. तो सेपरेट करने के लिए हम क्या करेंगे, जहां से हम डिस्चार्ज इंक्रीज हो रहा है उसी पॉइंट को हम अप्रोक्सीमेटली इंडिकेट करेंगे ग्राफ में. और जहां पर और इन रिसेशन लिम में जहाँ पे थोड़ा ये जो दूसरी पॉइंट है ये भी अप्रोक्सीमेटली हम सिलेक्ट करेंगे. उसके बाद दोनों पॉइंट को हम ज्वाइन कर देंगे. तो ऊपर का जो जो एरिया है वो इंडिकेट करेगा डायरेक्ट रन ऑफ, और नीचे का जो इंडिकेट करेगा वो है बेस फ्लो और ग्राउंड वाटर फ्लो जो भी है. ठीक है. और ये पॉइंट सिलेक्ट करने के लिए बहुत सारी मेथड है, तो वो तुम्हारा सिलेबस में नहीं है. ठीक है. तो लेकिन अप्रोक्सीमेटली ये सिलेक्ट करता है जहाँ से
डायरेक्ट रन ऑफ थोड़ा नील हो गया, ठीक है, डायरेक्ट रन ऑफ बहुत ही लो हो गया, ठीक है, तो उसी पॉइंट को हम सिलेक्ट करेंगे इसमें, इस पॉइंट में। क्लियर सबको? हाइड्रोग्राफ क्या है, कैसे बनता है, हाइड्रोग्राफ क्या पार्ट है, क्या कंपोनेंट है, किसी का कुछ क्वेश्चन? ठीक है, तो टिपिकल हाइड्रोग्राफ का जो भी कंपोनेंट मैंने बोला यहाँ पर एक डायग्राम में लिख दिया, ठीक है। ये जो पहला पॉइंट है, कोई बता सकते ये पहला पॉइंट, ये जो एम पॉइंट है, ये कार्व होकर ये कौन सी कार्व का इंडिकेट करता है? ये जो फर्स्ट पॉइंट एम दिखा रहा है यहाँ पे, ठीक है, एम कौन सी हाइड्रोग्राफ का पार्ट है? कोई बता सकता है? क्या सर, क्या चीज? ये जो एम पॉइंट है, ये जो एम, हाँ। ये पॉइंट कौन सी हाइड्रोग्राफ का पार्ट है? ये तो सिंगल पिक हाइड्रोग्राफ मतलब सिंगल आइसोलेटेड स्टोन है ना। हाँ। ये जो एम पॉइंट है वो प्रीवियस रेनफॉल का जो पार्ट है वो कंटिन्यू होकर आ रहा है। ये ऐसे तो हाइड्रोग्राफ कंटिन्यूअस है ना, तो इसीलिए ये जो एम पॉइंट है ये बेस फ्लो इंडिकेट करता है, लेकिन वो प्रीवियस रेनफॉल का जो पॉइंट, रिसेशन पॉइंट है, ये जो पॉइंट है एन पॉइंट है, ये जो डी के बाद जो भी पॉइंट है एन, वो जाकर नेक्स्ट हाइड्रोग्राफ में एम पॉइंट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये तो कंटिन्यूअस चलता रहेगा। सर एक बार दोबारा बताना, क्या बोला समझ नहीं आया। ये जो एम पॉइंट है, एम पॉइंट इज नथिंग बट द प्रीवियस हाइड्रोग्राफ का रिसेशन लिंक का एक पार्ट है, एक पॉइंट है प्रीवियस रेनफॉल का जो हाइड्रोग्राफ है। मान लो एक साल का तुम कंटिन्यूअस हाइड्रोग्राफ ड्रॉ करते रहो एक साल में, ठीक है, हर रेन का, ठीक है, तो तब तुम्हें कंटिन्यूअस अगर हाइड्रोग्राफ ड्रॉ करोगी तो इसी ये जो कंटिन्यूअस इसी टाइप का फिगर आएगा, ठीक है, मैक्सिमम रेनफॉल इंक्रीज होगा, मैक्सिमम होगा, फिर डिक्रीज होगा, फिर इंक्रीज होगा, फिर मैक्सिमम होगा, फिर डिक्रीज होगा, फिर इंक्रीज होगा, ऐसे करके आएगा ना। तो ये से जो एम पार्ट है ये है प्रीवियस रेनफॉल का डिक्रीजिंग जो लिम्ब है, रिसेशन लिम्ब है, उसका एक पॉइंट है एम पॉइंट। अच्छा, जो मतलब इससे पहले डिक्रीज हुआ उसका पॉइंट नहीं है? उसका पॉइंट जो इसमें दिख नहीं रहा मैं, है ना, मतलब। हाँ, वो हम एक आइसोलेट कर लिया ना, हम काट के यहाँ पर एक सिंगल आइसोलेटेड काट कर हाइड्रोग्राफ का दिखा रहा है, ये कंटिन्यूअस फिगर है, हम इसी को काट के एक दिखा रहा है इसमें, ठीक है। तो जैसे सर ये एन है, तो जब हम अगला डायग्राम बनाएंगे जैसे ऐसे टाइम इन आवर्स का ये, तो उसके लिए स्टार्टिंग पॉइंट हो जाएगा, है ना? वो एन स्टार्टिंग पॉइंट हो जाएगा, उसी को हम एम कहेंगे तो। ओके सर, ठीक है, क्लियर? ठीक है। तो हाइड्रोग्राफ को ड्रॉ, अगर एग्जाम हाइड्रोग्राफ ड्रॉ करने का है तो इसी टाइप में ड्रॉ करना है, ठीक है। ये जो सारा पॉइंट है, एम पॉइंट, ए पॉइंट इज द इनिशियल पॉइंट, ए बी को कहते हैं राइजिंग लिम्ब, बी पी सी ये जो पॉइंट इसे क्रिस्ट कार्व कहते हैं, और सी डी जो पॉइंट है वो जो कहते हैं रिसेशन लिम्ब, और फॉलिंग लिम्ब भी कहते हैं, और डिस्चार्ज इन मीटर क्यूब पर सेकेंड, टाइम इन आवर्स और डे जो भी है, और यहाँ पर एक रेनफॉल का ड्यूरेशन, डी मतलब रेनफॉल ड्यूरेशन, कितना टाइम तो रेनफॉल हो रहा है, और ये जो हाइट है, हाइट इंडिकेट करेगा इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल, ठीक है। तो इंटेंसिटी यहाँ पर लिखा नहीं है, लेकिन इंटेंसिटी लिखना पड़ेगा। और बी पॉइंट और सी पॉइंट को कहते हैं इन्फ्लेक्शन पॉइंट, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कार्व चेंज हो रहा है, ये राइजिंग कार्व है, उसके बाद ये कैप कार्व है, ठीक है, ये हाइपरबोलिक जो कार्व है, उसके बाद फिर कार्व का ओरिएंटेशन चेंज हो जाता है, बी पॉइंट में भी चेंज हो रहा है और सी पॉइंट में भी कार्व का ओरिएंटेशन चेंज हो रहा है, इसीलिए इसे बी और सी पॉइंट को कहते हैं इन्फ्लेक्शन पॉइंट। और ऊपर का जो फिगर है वो तो डायरेक्ट रन ऑफ, और नीचे का जो है वो है बेस फ्लो। ये है कंपोनेंट्स ऑफ हाइड्रोग्राफ। सबको समझ में आया? ये जो पूरा पार्ट है मैंने जो बोला है वो यहाँ पर लिख दिया है एक बार। अब देखते हैं व्हाट आर द फैक्टर दैट अफेक्ट द हाइड्रोग्राफ, ठीक है। तो बहुत सारे फैक्टर है, जनरली फिजियोग्राफिकल फैक्टर और क्लाइमेटिक फैक्टर। फिजियोग्राफिकल फैक्टर नथिंग बट केसमेंट फैक्टर, ठीक है। केसमेंट फैक्टर का जनरली फिजियोग्राफिक फैक्टर कहते हैं, वो जैसे कि बेसिन कैरेक्टरिस्टिक्स, बेसिन केसमेंट का शेप, साइज, स्लोप,
ठीक है, एलिवेशन, ड्रेनेज डेंसिटी, वो तो पिछले दिन हम रानॉफ का जो भी फैक्टर है वो हाइड्रोग्राफ को डायरेक्टली अफेक्ट करेगा। और इस क्लाइमेटिक फैक्टर में आता है स्टॉर्म इंटेंसिटी, स्टॉर्म ड्यूरेशन, स्टॉर्म टाइप ऑफ प्रेसिपिटेशन, मैग्नीट्यूड, मूवमेंट, लॉसेस, इवापोट्रांसपिरेशन, ये सारा जो फैक्टर है वो हाइड्रोग्राफ को अफेक्ट करेगा। तो कैसे अफेक्ट करेगा, जैसे कि रेनफॉल ड्यूरेशन, अगर ज़्यादा टाइम तो ड्यूरेशन होगा तो पीक भी सेम वॉल्यूम, अगर रेनफॉल ड्यूरेशन इंक्रीज होगा तो पीक रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अगर कम टाइम में ज़्यादा बारिश होगा, ठीक है, तो ड्यूरेशन कम होगा तो वो पीक ज़्यादा पीक होगा, मैक्सिमम फ्लो या फिर सडन मैक्सिमम हो जाएगा सडनली। लेकिन वो सेम वॉल्यूम पर रेनफॉल अगर ज़्यादा टाइम लेकर बारिश होता रहेगा तो अब वो क्या होगा, हाइड्रोग्राफ को पीक को रिड्यूस करेगा, लेकिन वॉल्यूम सेम रहेगा। ठीक है, तो यह ड्यूरेशन के ऊपर डिपेंड करेगा। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, रेनफॉल अगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है तो पीक का थोड़ा रिड्यूस होगा। अगर कोई थोड़ी कुछ सर्टेन एरिया में ज़्यादा बारिश हो रहा है, कुछ एरिया में नहीं हो रहा है, तब क्या उस पीक को सडनली पीक फ्लो आ जाएगा। ठीक है, पीक ज़्यादा होगा। और एक बात है, अगर मान लो रेनफॉल कोई आउटलेट एरिया में हो रहा है, कैचमेंट का तो आउटलेट होता है ना, आउटलेट का आसपास पे अगर ज़्यादा रेनफॉल हो रहा है तो क्या होता है, पीक सडनली इंक्रीज हो जाएगा। अगर रेनफॉल आउटलेट से बहुत दूर में हो रहा है, ठीक है, तो अब क्या रेनफॉल का पीक थोड़ा रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, रिड्यूस होगा और लेटर आएगा थोड़ा पीक। ठीक है, सडन इंक्रीज नहीं होगा, स्मूथ कार्व आ जाएगा। तो ये सारा बहुत सारे फैक्टर है, रेनफॉल ड्यूरेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, डायरेक्शन, इंटेंसिटी, इसके ऊपर हाइड्रोग्राफ इफेक्ट करेगा। ये जो डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में सॉरी, ये रेनफॉल डायरेक्शन के ऊपर, ठीक है, अगर जिस पॉइंट में आउटलेट है, आउटलेट का ऑपोजिट डायरेक्शन में अगर रेनफॉल हो रहा है तो राइट स्कूट इसी टाइप का जो पीक है थोड़ा राइट में शिफ्ट हो जाएगा, और अगर डायरेक्शन ऑफ रेनफॉल आउटलेट का सेम डायरेक्शन में आएगा तो पीक पॉइंट है वो थोड़ा लेफ्ट में आ जाएगा। कैचमेंट फैक्टर, ठीक है, कैचमेंट फैक्टर के ऊपर क्या, शेप साइज, स्लोप इस सब के ऊपर हाइड्रोग्राफ डिपेंड करेगा। अब देखते हैं इफेक्टिव रेनफॉल। ठीक है, व्हाट इज इफेक्टिव रेनफॉल? इफेक्टिव रेनफॉल द रेनफॉल व्हिच कंट्रीब्यूट द डायरेक्ट रन ऑफ। ठीक है, क्योंकि रेनफॉल जो टोटल जो अमाउंट प्रेसिपिटेशन हो रहा है तो कुछ पार्ट तो लॉस हो रहा है ना, जैसे कि पार्कुलेशन लॉस, इवापोरेशन लॉस, ये सब लॉस हो रहा है। वो लॉस को हम सबस्ट्रैक्ट करके जो रेनफॉल आएगा उसे कहते हैं इफेक्टिव रेनफॉल और एक्सेस रेनफॉल। अगर हम हाइड्रोग्राफ में देखेंगे ये इंटेंसिटी वर्सेस टाइम, तो अब यहाँ पर कुछ पोर्शन कोई लॉसेस होगा, जैसे इवापोरेशन लॉस, इनफिल्ट्रेशन लॉस होगा, और जो ऊपर का जो पोर्शन है वो होगा रेनफॉल एक्सेस, जैसे रन ऑफ होगा, सरफेस के ऊपर से फ्लो होगा, तो उसी को कहते हैं रेनफॉल एक्सेस और इफेक्टिव रेनफॉल। तो ये जो इफेक्टिव रेनफॉल है, ये इफेक्टिव रेनफॉल हमारा डायरेक्ट रन ऑफ क्रिएट करेगा। ठीक है, डायरेक्ट रन ऑफ जनरेट करेगा। और इफेक्टिव रेनफॉल को हम कैसे निकालेंगे? इफेक्टिव रेनफॉल इक्वल टू डायरेक्ट रन ऑफ वॉल्यूम, जितना रन ऑफ हो रहा है उसका वॉल्यूम कैलकुलेट करके और एरिया ऑफ कैचमेंट से हम डिवाइड करेंगे तो इफेक्टिव रेनफॉल आ जाएगा। ठीक है, तो ये होगा तुम्हारा हाइड्रोग्राफ क्या है, हाइड्रोग्राफ का क्या कंपोनेंट है, हाइड्रोग्राफ कौन से फैक्टर के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो आपको दिस सबको समझ में आ गया ना? यस सर। ओके, चलो आप देखते हैं यूनिट हाइड्रोग्राफ। यूनिट हाइड्रोग्राफ देखने में हाइड्रोग्राफ जैसे हाइड्रोग्राफ की तरह ही है, लेकिन उसमें है यूनिट हाइड्रोग्राफ इज द हाइड्रोग्राफ ऑफ डायरेक्ट रन ऑफ वॉल्यूम रिजल्टिंग फ्रॉम 1 यूनिट डेप्थ ऑफ रेनफॉल एक्सेस। जैसे इफेक्टिव रेनफॉल बताया ना, इफेक्टिव रेनफॉल अगर 1 यूनिट होगा, मान लो 1 सेंटीमीटर, अगर 1 सेंटीमीटर इफेक्टिव रेनफॉल होगा तो अब वो उस कैचमेंट एरिया से जो हाइड्रोग्राफ जनरेट होगा उसी को कहते हैं यूनिट हाइड्रोग्राफ। ठीक है, तो
तो अगर हम डेफिनेशन में करेंगे तो यूनिट हाइड्रोग्राफ इज डिफाइंड एज द हाइड्रोग्राफ ऑफ डायरेक्ट रन ऑफ रिजल्टिंग फ्रॉम वन यूनिट डेप्थ ऑफ रेनफॉल एक्सेस occurring uniformly over the basin at uniform rate for specified duration। ठीक है, ये चार बातें हैं। एक बात है यूनिट डेप्थ हो रहा है, दूसरी है यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, तीसरी है यूनिफॉर्म रेट में हो रहा है, और चौथी है स्पेसिफाइड ड्यूरेशन। ठीक है, यूनिट में हम जनरली हम ये जो यूनिट हाइड्रोग्राफ है 1 सेंटीमीटर लेते हैं, 1 सेंटीमीटर रेनफॉल हो रहा है, इसी को एज्यूम करके हम यूनिट हाइड्रोग्राफ ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो अगर मान लो 6 आवर यूनिट हाइड्रोग्राफ मतलब 6 घंटा यूनिफॉर्म रेनफॉल होकर, अगर 6 घंटा यूनिफॉर्म रेनफॉल होकर इफेक्टिव रेनफॉल अगर 1 सेंटीमीटर होगा, ठीक है, तो वो जो हाइड्रोग्राफ ड्रॉ करेगा उसी को कहते हैं 6 आवर यूनिट हाइड्रोग्राफ। इसी करके 12 आवर यूनिट हाइड्रोग्राफ, 4 आवर यूनिट हाइड्रोग्राफ, 6 आवर यूनिट हाइड्रोग्राफ, इसको हम हाइड्रोग्राफ को ऐसे डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो एक कोई भी एक यूनिट हाइड्रोग्राफ डिफाइन करने के लिए 4 बातें ध्यान में रखना है। एक है यूनिट रेनफॉल हो रहा है, उसके बाद वो जो रेनफॉल है पूरा का पूरा कैचमेंट एरिया के ऊपर यूनिफॉर्मली रेनफॉल हो रहा है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है। उसके बाद यूनिफॉर्म रेट में हो रहा है। मान लो 6 आवर तक रेनफॉल हो रहा है, तो 6 आवर तो रेनफॉल होगा, टोटल रेनफॉल अगर 1 सेंटीमीटर होगा तो रेनफॉल इंटेंसिटी कितना होगा? कोई बताओ। 6 आवर यूनिट रेनफॉल हो रहा है, 6 आवर रेनफॉल हो रहा है और टोटल 6 आवर में 1 सेंटीमीटर रेनफॉल हो रहा है, तो रेनफॉल का इंटेंसिटी कितना होगा? सेंटीमीटर पर आवर में करेंगे तो समझ में आया क्या? कोई तो कुछ बोलो। 0.16 सेंटीमीटर पर आवर। 0.16 कैसे? 1/6 Yes, होगा। 1/6 सर 6 घंटा बारिश होके 1 सेंटीमीटर रेनफॉल हुआ है, तो उसका इंटेंसिटी क्या है? 0.16 0.16 6 घंटा सेंटीमीटर हुआ है, तो 1 घंटा में कितना होगा? तो 1 घंटे में 1 घंटा में 1/6 सेंटीमीटर होगा ना, सेंटीमीटर 1/6 हुआ सर। 1/6। Yes, sir. ठीक है, तो ये पर मैंने लास्ट पॉइंट में लिखा भी था, ये 6 आवर यूनिट हाइड्रोग्राफ विल एन इफेक्टिव रेनफॉल इंटेंसिटी 1/6 सेंटीमीटर पर आवर। ठीक है, तो ओके यूनिट रेनफॉल यूनिफॉर्म रेट में होगा और स्पेसिफाइड ड्यूरेशन होगा, मतलब 6 घंटा, 2 घंटा, 1 घंटा, 2.5 घंटा, जैसे जो ड्यूरेशन है जिसे हम डी और यूनिट हाइड्रोग्राफ कहते हैं, डी में डिनोट करते हैं। ठीक है, तो यूनिट हाइड्रोग्राफ इज डिफाइंड एज द हाइड्रोग्राफ ऑफ डायरेक्ट रन ऑफ रिजल्टिंग फ्रॉम 1 यूनिट डेप्थ ऑफ रेनफॉल एक्सेस ऑकरिंग यूनिफॉर्मली ओवर द बेसिन एट ए यूनिफॉर्म रेट फॉर स्पेसिफाइड ड्यूरेशन। ठीक है, तो अगर यूनिट हाइड्रोग्राफ का डेफिनेशन लिखोगी तो ये 4 बात ध्यान में रखना होगा। अगर ये 4 बात अगर नहीं रहेगा तो डेफिनेशन 0। ठीक है, एक है यूनिट डेप्थ, 2 है यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, 3 है यूनिफॉर्म रेट, 4 है स्पेसिफाइड ड्यूरेशन। ठीक है, तो ये होगा यूनिट हाइड्रोग्राफ। तो यूनिट हाइड्रोग्राफ देखने में इसी पकड़ पाए थे। और एक बात है, यूनिट हाइड्रोग्राफ में बेस फ्लो नहीं आएगा, सिर्फ डायरेक्ट रन ऑफ आएगा। ठीक है, बेस फ्लो सेपरेट करके निकाल देंगे, उसके बाद जो डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ है उसी को हम प्लॉट करेंगे जो यूनिफॉर्म में आता है। तो वो इंडिकेट करने के तरीके ऐसे है, ये ऊपर जो रेनफॉल है 1 सेंटीमीटर रेनफॉल, 6 आवर रेनफॉल, टोटल एरिया कैचमेंट एरिया 1292, ये तो एग्जाम्पल है, और इसका 6 आवर यूनिट हाइड्रोग्राफ। ठीक है, तो ये जो वॉल्यूम एरिया अंडर द हाइड्रोग्राफ क्या इंडिकेट करेगा? कुछ आइडिया? एरिया अंडर द हाइड्रोग्राफ, ये जो एरिया है वो क्या इंडिकेट करेगा? टोटल रेनफॉल इन वॉल्यूम। ठीक है, टोटल डायरेक्ट रन ऑफ, टोटल रेनफॉल नहीं, टोटल रेनफॉल में तो लॉसेज भी आ जाता है। ठीक है, टोटल रन ऑफ वॉल्यूम आएगा, टोटल डायरेक्ट रन ऑफ वॉल्यूम, और उसी को हम अगर कैचमेंट एरिया से डिवाइड कर देंगे तो हम डेप्थ ऑफ रेनफॉल आ जाएगा। ठीक है, डेप्थ ऑफ रेनफॉल एक्सेस, इफेक्टिव रेनफॉल। ठीक है, ये ध्यान में रखना। टोटल रेनफॉल के मतलब है वो उसके अंदर लॉसेज भी इंक्लूड है, और इफेक्टिव रेनफॉल के अंदर लॉसेज इंक्लूड नहीं है। ठीक है, तो अगर ध्यान में रखना टोटल रेनफॉल और इफेक्टिव रेनफॉल के डिफरेंस। तो
ये यूनिट हाइड्रोग्राफ समझ में, ये एग्जाम में 100% आएगा यूनिट हाइड्रोग्राफ। समझ में आया? कुछ डाउट, कुछ क्वेश्चन? सर एक बार फिर से बताइए। यूनिट हाइड्रोग्राफ इज नथिंग बट द हाइड्रोग्राफ, एक मिनट। हेलो सर, हेलो, हाँ सर बोलो। नहीं मैंने नहीं दिया। हाँ आप दे दो, ठीक है, मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, तो हम क्या क्या बात कर रहे थे, किस टॉपिक पर? यूनिट हाइड्रोग्राफ यूनिट हाइड्रोग्राफ का डेफिनेशन है ना। तो यूनिट हाइड्रोग्राफ इज द हाइड्रोग्राफ ड्यू टू यूनिट रेनफॉल ओवर ए कैचमेंट एरिया फॉर ए स्पेसिफाइड ड्यूरेशन एट यूनिफॉर्म रेट एंड यूनिफॉर्म इंटेंसिटी। ठीक है, अगर मान लो कोई कैचमेंट एरिया के ऊपर एक स्पेसिफाइड ड्यूरेशन में यूनिट रेनफॉल हो रहा है, वो रेनफॉल अगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है और यूनिफॉर्म इंटेंसिटी में हो रहा है, तो वो जो 1 यूनिट रेनफॉल जो हाइड्रोग्राफ क्रिएट करेगा उसे कहेगा यूनिट हाइड्रोग्राफ। ठीक है, मतलब अगर हम इजीली कहेंगे तो हाइड्रोग्राफ ड्यू टू यूनिट रेनफॉल, यूनिट इफेक्टिव रेनफॉल, हाइड्रोग्राफ ड्यू टू यूनिट इफेक्टिव रेनफॉल इज द यूनिट हाइड्रोग्राफ। लेकिन वो जो इफेक्टिव रेनफॉल होगा वो पूरा का पूरा कैचमेंट के ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए और एट यूनिफॉर्म रेट में होना चाहिए। ठीक है, क्लियर? ओके सर। अब देखते हैं एजम्पशन ऑफ यूनिफॉर्म यूनिट हाइड्रोग्राफ। ठीक है, तो पहले है द रन ऑफ प्रोड्यूस फ्रॉम ए गिवन ड्रेनेज बेसिन ड्यू टू ए गिवन इफेक्टिव रेनफॉल शेल ऑलवेज बी इरेस्पेक्टिव ऑफ द टाइम ऑफ इनवेरिएंस, टाइम ऑफ इट ऑकरेंस। ठीक है, ये मतलब टाइम के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। मान लो कोई किसी कैचमेंट एरिया का अगर यूनिट हाइड्रोग्राफ हम ड्रा करेंगे, तो मान लो जनवरी में जो यूनिट हाइड्रोग्राफ ड्रा करेंगे, फरवरी में भी सेम यूनिट हाइड्रोग्राफ होगा, जुलाई में भी एक ही यूनिट हाइड्रोग्राफ होगा। ये टाइम के रिस्पेक्टिव ये वेरिएशन नहीं होगा, यूनिट हाइड्रोग्राफ कांस्टेंट रहेगा तो एक पर्टिकुलर कैचमेंट एरिया के लिए। ठीक है, तो मान लो आज के लिए जो यूनिट हाइड्रोग्राफ है कल के लिए भी सेम यूनिट हाइड्रोग्राफ है। ठीक है, तो ऐसे इसी करके टाइम के ऊपर नहीं डिपेंड करेगा, यूनिट हाइड्रोग्राफ इरेस्पेक्टिव ऑफ टाइम एक पर्टिकुलर कैचमेंट के लिए सेम है, लेकिन कैचमेंट टू कैचमेंट वेरी करेगा। ठीक है, एक कैचमेंट के लिए यूनिट हाइड्रोग्राफ एक टाइप का होगा, दूसरी कैचमेंट के लिए दूसरी टाइप का होगा। ये है ये फर्स्ट एजम्पशन थियोरेटिकली। ठीक है, उसके बाद है इफेक्टिव रेनफॉल इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द कैचमेंट, जो मैंने ऑलरेडी बता दिया। जब हम यूनिट हाइड्रोग्राफ ड्रॉ करेंगे तो अब ये एज्यूम करेंगे जो पूरा का पूरा कैचमेंट के ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रेनफॉल हो रहा है, जो प्रैक्टिकल में होता नहीं है। प्रैक्टिकल में नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो हम यूनिट हाइड्रोग्राफ कॉन्सेप्ट को ड्रॉ करने के लिए ये हम एजम्पशन करते हैं, क्योंकि कोई भी थ्योरी हम अगर डेवलप करेंगे ना उसी के लिए बहुत सारे एजम्पशन होता है। उसके बाद आएगा द रेनफॉल इंटेंसिटी इज कांस्टेंट ड्यूरिंग द स्टॉर्म पीरियड। ठीक है, जितना देर तक पीरियड होगा, अगर 2 आवर 4 आवर 6 आवर 7 आवर 8 आवर जितना देर तक रेनफॉल होगा वो यूनिफॉर्म इंटेंसिटी में होगा। ठीक है, यूनिफॉर्म कांस्टेंट इंटेंसिटी में होगा। ये और एक assumption and the direct runoff response to the rainfall excess is assumed to be linear. ठीक है, जो जब हम यूनिट हाइड्रोग्राफ 1 सेंटीमीटर के ड्रॉ करेंगे तो 2 सेंटीमीटर के लिए रेनफॉल जस्ट उसको डबल कर देंगे, तब हम 2 सेंटीमीटर के लिए रेनफॉल मिल जाएगा। तो ये सब है एजम्पशन, ध्यान में रखना। उसके बाद एक प्रॉब्लम है, मैं प्रॉब्लम दिया हुआ एक करो।
एक यूनिट रेनफॉल का जो रेनफॉल हाइड्रोग्राफ का ऑर्डिनेट दिया हुआ है, ठीक है, एक्स एक्सिस में टाइम और वाई एक्सिस में डिस्चार्ज, कोऑर्डिनेट हाइड्रोग्राफ का ऑर्डिनेट यहाँ पर दिया हुआ है, और उसको हम उसी से हम कैलकुलेट करेंगे डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ ड्यू टू इफेक्टिव रेनफॉल 3.5 सेंटीमीटर, और रेनफॉल का ड्यूरेशन सेम है, ठीक है। ये कैसे करना है? कोई आइडिया किसी के पास? कोई कर रहा है ना, मैं बोल दूं? सर बताओ, आप पहले दूसरा देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर एक गिवन है जो हमारा जो यूनिट हाइड्रोग्राफ का जो भी ऑर्डिनेट है, क्योंकि यूनिट हाइड्रोग्राफ तो ग्राफ है, तो ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए तो कोऑर्डिनेट चाहिए, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट यहाँ पर दिया हुआ है, ये एक्स एक्सिस में टाइम और वाई एक्सिस में यूनिट हाइड्रोग्राफ, तो इसी से हम डिफाइनमेंट करके डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ ड्यू टू 3.5 सेंटीमीटर, और यूनिट हाइड्रोग्राफ है 1 सेंटीमीटर, तो हम क्या करेंगे, जस्ट इसी को जो ऑर्डिनेट है उसी से 3.5 से मल्टीप्लाई करेंगे और कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। ये ऐसे टेबल क्लिक करेंगे, टेबल से यहाँ पर गिवन है टाइम और यूनिट हाइड्रोग्राफ का ऑर्डिनेट गिवन है, और ये जो यूनिट का ऑर्डिनेट है इसी से हम 3.5 मल्टीप्लाई करेंगे, ऑर्डिनेट ऑफ 3.5 सेंटीमीटर डायरेक्ट रेनफॉल, इसी को हम 3 मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिख देंगे बस। तो अब हम क्या करेंगे, ये 3.5 का जो ऑर्डिनेट है उसी को हम वाई एक्सिस में ड्रॉ करेंगे और एक्स एक्सिस में ड्रॉ करेंगे टाइम, तो अब जो हाइड्रोग्राफ ड्रॉ होगा उसी को आएगा 3.5 सेंटीमीटर डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ, ठीक है। इसी टाइप का डायग्राफ आएगा, ये यूनिट डायग्राफ जो गिवन है, और ये हमें डिटरमिन करना है दूसरी का जो है, ठीक है। जस्ट क्या है, 3.5 से मल्टीप्लाई करना है पूरा का पूरा ऑर्डिनेट को, इसी को कहते हैं जो लास्ट एजम्पशन का जो लास्ट पॉइंट है वो यही है, ठीक है। लिनियरली मल्टीप्लाई करेंगे तो हम ऑर्डिनेट मिल जाएगा। क्लियर? यस सर। ओके, आप द यूज ऑफ हाइड्रोग्राफ, हाइड्रोग्राफ हम क्यों हम हाइड्रोग्राफ ड्रॉ करेंगे और हाइड्रोग्राफ के बारे में इतना एनालिसिस करेंगे, ठीक है। तो पहले है हाइड्रोग्राफ, फ्लड हाइड्रोग्राफ फॉर एक्सट्रीम रेनफॉल मैग्नीट्यूड यूजिंग डिजाइन ऑफ हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर, किसी भी हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर को डिजाइन करने के लिए। हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर मतलब बैरेज हो गया, डैम हो गया, ठीक है, कैनल, ठीक है, जो भी हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर है उसको डिजाइन करने के लिए हम फ्लड हाइड्रोग्राफ निकालना है, क्योंकि पीक कितना होगा, पीक फ्लो कितना होगा, वो भी अमाउंट को हम जानना है ना। अमाउंट अगर पीक हाइड्रोग्राफ कितना है वो आपको पता नहीं है तो हम कैसे डिजाइन करेंगे, तो डिजाइन करने के लिए फ्लड हाइड्रोग्राफ चाहिए, उसके लिए हम यूनिट हाइड्रोग्राफ ड्रॉ करना बहुत ही जरूरी है। उसके बाद फ्लड फ्लो रिकॉर्ड, ठीक है, तो पिछले हिस्टोरिकल रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए, ठीक है, जो हर साल कितना फ्लड हो रहा है, कितना डिस्चार्ज हो रहा है, वो अगर रिकॉर्ड रखने के लिए हम हाइड्रोग्राफ ड्रॉ करेंगे। किसी भी रिवर में कितना मैक्सिमम फ्लो आ रहा है, ठीक है, फ्लड के टाइम कितना फ्लो आ रहा है, वो हम बाय हाइड्रोग्राफ हम रिकॉर्ड में रख सकते हैं। उसके बाद फ्लड फोरकास्टिंग, ठीक है, अगर इस साल फ्लड हुआ है, अगला साल फ्लड होगा कि नहीं, उसके लिए थोड़ा भविष्यवाणी करना है, जिससे कि भविष्यवाणी भी हम इसे फोरकास्टिंग, जो फ्लड फोरकास्टिंग कहते हैं, ठीक है, फ्लड फोरकास्टिंग भी हम हाइड्रोग्राफ से हम थोड़ा इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। हिस्टोरिकल जो है डाटा है उसी से हम हिस्टोरिकल जो यूनिट हाइड्रोग्राफ डाटा है उसी को यूज करके हम फ्लड फोरकास्टिंग कर सकते हैं। उसके बाद यूनिट हाइड्रोग्राफ के थ्रू हम अदर हाइड्रोग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है, अदर ड्यूरेशन के लिए। मान लो 2 आवर यूनिट हाइड्रोग्राफ है, उसी को हम यूज करके 4 आवर यूनिट हाइड्रोग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। 4 आवर है उसी को यूज करके हम 8 आवर ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये सारा यूजेस है जो हमें हाइड्रोग्राफ को यूज करने के लिए काम आता है। उसका बहुत सारा रेस्ट्रिक्शन भी है यूनिट हाइड्रोग्राफ का, ठीक है। रेस्ट्रिक्शन, पहले रेस्ट्रिक्शन क्या है, हम एज्यूम कर लेते हैं यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, लेकिन प्रैक्टिकली क्या ऐसा होता है क्या? प्रैक्टिकली ऐसा होता नहीं है, तो ये एक लिमिटेशन है। उसके बाद इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल हम कांस्टेंट एज्यूम कर लेते हैं कि, लेकिन और बारिश के टाइम इंटेंसिटी कांस्टेंट रहता है, काफ़ी ज़्यादा बारिश होता है, काफ़ी कम बारिश होता है ड्यूरिंग रेनफॉल, ठीक है।
तो ये जो दो कंडीशन है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन और यूनिफॉर्म रेनफॉल, वो प्रैक्टिकली सेटिस्फाई नहीं होता, लेकिन हम यूनिट हाइड्रोग्राफ ड्रॉ करने के लिए, कॉन्सेप्ट को ड्रॉ करने के लिए हम ये एज्यूम कर लेते हैं। तो ये एक लिमिटेशन है। उसके बाद यूनिट हाइड्रोग्राफ को हम कैन नॉट बी यूज फॉर ए कैचमेंट एरिया ग्रेटर देन 5000 स्क्वायर किलोमीटर और लेस देन 2 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, 5000 से ज़्यादा कोई स्क्वायर किलोमीटर को कैचमेंट एरिया होगा तो उसी में हम हाइड्रोग्राफ मेथड यूज नहीं कर सकते। ठीक है, और एक है प्रेसिपिटेशन मस्ट बी रेनफॉल, स्नोमेल रन ऑफ कैन नॉट बी सेटिस्फैक्टरी रिप्रेजेंटेड बाय यूनिट हाइड्रोग्राफ। तो यूनिट हाइड्रोग्राफ क्या हम रेनफॉल का रेनफॉल के लिए हम यूनिट हाइड्रोग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। स्नोफॉल के लिए वो इफेक्टिव नहीं होगा, उतना वो काम पे नहीं आएगा। ड्रॉ कर सकते हैं लेकिन वो स्नोफॉल इतना काम नहीं आता। ठीक है, उसके बाद है यूनिट हाइड्रोग्राफ ड्रॉ करने के लिए कैचमेंट थोड़ा इफेक्टिव होना चाहिए। कैचमेंट में थोड़ा जो टैंक पॉन्ड छोटा जो कुआं है वो रहना नहीं चाहिए। ठीक है, अनयूजुअल लार्ज स्टोरेज शुड नॉट बी कंटेन। ठीक है, व्हिच अफेक्ट द लिनियर रिलेशनशिप बिटवीन द स्टोरेज एंड डिस्चार्ज। ठीक है, तो ये सारा लिमिटेशन भी है, यूजेस भी है यूनिट हाइड्रोग्राफ का। ठीक है, फिर भी ये इम्पोर्टेंट है। तो फ्लड फोरकास्टिंग, हाइड्रोलॉजिकल कुछ भी काम करो उसके लिए यूनिट हाइड्रोग्राफ ड्रॉ करना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, तो ये हो गया यूनिट हाइड्रोग्राफ। अब हम पढ़ेंगे ट्यूब ऑयल नेक्स्ट चैप्टर, ट्यूब ऑयल इरिगेशन। तो आपको यूनिट हाइड्रोग्राफ किसी का कोई क्वेश्चन और आपको दिस, और एग्जाम में आपको दिस रहेगा हाइड्रोग्राफ का भी सेशन वाला, फर्स्ट सेशन वाला में आपको हाइड्रोग्राफ रहेगा सब कुछ। इतना दिन से जो पढ़ा रहा है आपको हाइड्रोग्राफ सिलेबस है करना। तो नेक्स्ट चैप्टर है ट्यूब ऑयल इरिगेशन। जिसे हम सर हाइड्रोलॉजी कंप्लीट हो गया पूरा? सर हेलो, हाँ बोलो। हाइड्रोलॉजी पूरा कंप्लीट हो गया? हाँ, हाइड्रोलॉजी हो गया। सर इसमें भी तो है ये सब रन ऑफ। ठीक है, तो वाटर बिलो द ग्राउंड सरफेस जनरली दो मेजर डिवीजन में डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो ये है जोन ऑफ एयरेशन और जोन ऑफ सैचुरेशन। तो जोन ऑफ एयरेशन के बारे में जो मैंने बोला है वो यहाँ पर लिख रखे है, एक बार देख लेना बस। तो ये हो गया ऑकरेंस ऑफ ग्राउंड वाटर। ठीक है, तो दो कहा गया ग्राउंड वाटर कैसे ऑकरेंस होता है। उसके बाद हम देखते हैं जो ग्राउंड सरफेस का नीचे का जो सैचुरेटेड फॉर्मेशन है वो जनरली 4 टाइप्स का होता है। 4 टाइप का फॉर्मेशन है। एक को कहते हैं हम एक्वीफर फॉर्मेशन, उसके बाद आते हैं एक्वीटार्ट, ठीक है, तीसरी है एक्वीफ्लूड और चौथी है एक्वीफ्यूज। ये और डिफरेंट लेयर ऑफ जो सॉइल लेयर है, सॉइल लेयर का जो परमिएबिलिटी है, परमिएबिलिटी और पोरोसिटी के ऊपर डिपेंड करके ये जो सारा फॉर्मेशन को हम डिवाइड करते हैं, एक्वीफर, एक्वीटार्ट, एक्वीफ्लूड और एक्वीफ्यूज। ठीक है, एक्वीफर जनरली हाईली परमिएबल रहता है, जिसमें हाई, बहुत कंफ्यूजिंग नाम है सर इनके। हाँ कंफ्यूजिंग बहुत कम है, बहुत कंफ्यूजिंग है, लेकिन ये थोड़ा ध्यान में रखना होगा। सबका नाम ऐसे शुरू होता है, एक्वीफर, एक्वीटार्ट, एक्वीफ्लूड और एक्वीफ्यूज। ये सीरियली याद करना तो अब याद रहेगा, और सही मायने नहीं याद रहेगा। जो एक्वीफर जो है उसका जनरली परमिएबिलिटी ज़्यादा रहता है और पोरोसिटी ज़्यादा रहता है, और एक्वीफर में बहुत ज़्यादा वाटर स्टोर होता है और वाटर ज़्यादा फ्लो होता है। ठीक है, तो हम जितना भी ट्यूब ऑयल है, ओपन ऑयल है, जितना भी ट्यूब ऑयल और ओपन ऑयल है वो जनरली एक्वीफर से हम वाटर कलेक्ट करते हैं। ठीक है, ठीक है, एक्वीफर से हम अगर वाटर कलेक्ट करेंगे तो अभी ज़्यादा मैक्सिमम वाटर डिस्चार्ज, मैक्सिमम वाटर को कलेक्ट कर पाएंगे। ठीक है, क्योंकि एक्वीफर में ज़्यादा पोरोसिटी भी ज़्यादा रहता है और परमिएबिलिटी ज़्यादा रहता है। कोई बोल सकता है व्हाट इज द रोल ऑफ पोरोसिटी एंड परमिएबिलिटी? पोरोसिटी का क्या काम है, परमिएबिलिटी का क्या काम है, और दोनों के अंदर कोई रिलेशन कोई बता सकता है? परमेबिलिटी तो सर अलाउ करता है पानी को फ्लो होने में, और पोरोसिटी यार सॉइल में पढ़ा होता यार नहीं आ रहा सर। वो होता है ना जो रेशियो होता है ना, तो वॉल्यूम ऑफ वाइट्स और वॉल्यूम ऑफ सॉइल का। वो तो थियोरेटिकल है, तुम हाँ शायद यही, हाँ वो तो थियोरेटिकल डेफिनेशन है। मैं सिर्फ प्रैक्टिकली बोल रहा हूँ जे वो है क्या।
पोरोसिटी की सर परमेबिलिटी Water- में वाटर फ्लो के नीचे चले जाए, और पोरस मतलब कि वो अपने अंदर रिटेन कर लेता होगा वाटर को। राइट 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 राइट। एब्जॉर्ब बिल्कुल ऐसा करके। ही कुछ होता होगा, पोरोसिटी सर मतलब वॉइड होता है शायद। ऐसा ही कुछ होता होगा। हाँ वॉइड वॉइड, एक मिनट मैं बस फिर से ये कर रहा हूँ, क्लैरिफाई कर रहा हूँ। पोरोसिटी का मतलब है किसी भी मटेरियल में वॉइड ज्यादा रहेगा, ठीक है। तो वॉइड ज्यादा रहने से क्या होगा, वाटर स्टोर होगा, ठीक है। तो पोरोसिटी का काम, पोरोसिटी का हम वन टाइप ऑफ मेजरमेंट कर सकते हैं, वाटर स्टोरेज, कितने अमाउंट ऑफ वाटर स्टोर कर सकते हैं, उसका एक मेजरमेंट हम पोरोसिटी से आइडिया कर सकते हैं। अगर किसी की सॉइल का अगर पोरोसिटी तुम्हें पता हो तो उसी से तुम आइडिया कर सकते हो कितने अमाउंट ऑफ वाटर स्टोर कर सकते हैं। ये है पोरोसिटी। अगर अगर सेप पोरस होने से काम नहीं चलेगा ना। अगर मान लो सॉइल अंदर का पोरस है लेकिन उसके पार्कुलेट करने के लिए अगर जगह नहीं है तो वाटर अंदर स्टोर कैसे होगा। वाटर स्टोरेज करनी तो वाटर को अंदर जहाँ पे स्टोरेज हो पहुंचना चाहिए ना, वाटर पहुंचने के लिए तो जगह चाहिए, वो जगह देते हैं सर परमिएबिलिटी। ऐसा हो ही नहीं सकता लेकिन कि अगर वो पोरस हो लेकिन परमेबल ना हो, क्योंकि परमेबल क्यों नहीं होगा, पोरस हो तो उसमें वॉइड होंगे, वॉइड होंगे, वॉइड से परमेबिलिटी फ्लो करेगा वो वॉइड से वाटर, नहीं voids होंगे, voids के थ्रू एक मिनट फ्लो करेगा। वॉइड है इसका मतलब परमिएबल नहीं है। अगर मान लो बहुत सारी वॉइड है, ठीक है, ये फिगर में मैं ये दिखा रहा हूँ, मान लो ये ये मान लो एक ये मैं दिखा रहा हूँ, ये एक वॉइड है, ये एक वॉइड है, ये एक वॉइड है, ये एक वॉइड, ये मान लो ये एक मटेरियल है, फेज डायग्राम बना रहे हो सर आप हैं? ये एक वॉइड है, मान लो ये वॉइड है, तो इजी परमिएबल, ठीक है। इधर बहुत सारी मटेरियल है, मान लो ये जो ब्लैंक होना तो चाहिए। ये कंफ्यूजिंग आंसर मत दो, क्लियर कट आंसर दो, होना चाहिए वो बात नहीं है, वो मतलब नहीं है परमेबल, ओके वो सर, सर ओके। नहीं होगी। नहीं है परमेबल सर ये। क्यों नहीं है, सर इसमें वॉइड्स तो है, इसमें वाटर retain चला तो रह जाएगा जाएगा, हाँ बाहर नहीं निकलेगा पर। रिटेन हो जाएगा सर वाटर। वाटर वाटर अंदर जाने के लिए जगह ही नहीं है, तो वाटर कैसे रिटेन होगा। मान लो ऊपर से बारिश हो रहा है या बारिश हो रहा है, तो बारिश का वाटर अंदर कैसे जाएगा। ये जो ब्लैंक ब्लैंक जगह है वो पूरा का पूरा फिलअप है, वो सॉलिड है। ये जो मैंने फिगर ड्रॉ किया वो वॉइड है इससे, तो ये वाटर जाने के लिए जगह कहाँ पे, इधर से तो नहीं जा सकते, इधर से नहीं जा सकते क्योंकि ये तो पूरा सॉलिड है, ठीक है। जब दो वॉइड इंटरकनेक्टेड हो जाएगा तब वो मटेरियल पूरा परमिएबल होता है, ठीक है। जब वॉइड मैक्सिमम वॉइड इंटरकनेक्टेड ओके वॉइड सर, है ओके ओके तो ओके। वो परमिएबल है। तो इसीलिए पोरोसिटी और परमिएबल है, यही Okay, रिलेशन sir. है, ठीक है। इंटरकनेक्टेड वॉइड होना चाहिए। Okay, sir. अगर एक कोई भी मटेरियल परमिएबल होगा तो भी होगा जब उसमें इंटरकनेक्टेड वॉइड होना चाहिए, ठीक है। तो ये थोड़ा याद रखना, ये बहुत सारे एग्जाम में पूछता है, मेनली इंटरव्यू में पूछते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस, व्हाट इज द प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस ऑफ परमिएबिलिटी एंड पोरोसिटी। तुम्हारे पास दो टर्म है, पोरोसिटी परमिएबिलिटी, इसे तुम क्या मीन करते हो। वो अगर तुम थ्योरेटिकल आंसर दोगी तो जो इंटरव्यूअर रहेगा वो कहेगा वो तुम्हें प्रैक्टिकल कुछ नॉलेज है ही नहीं तुम्हें, ठीक है। तो एक्विफर जो मटेरियल है इसमें पोरोसिटी भी आता है और परमिएबिलिटी बहुत ज्यादा रहता है,
ठीक है, इसलिए वो पोरोसिटी के ज्यादा पोरोसिटी के कारण वो ज्यादा वाटर स्टोर करता है और परमिएबिलिटी के कारण वाटर फ्लो होता है। इसीलिए हम क्या करते हैं, जब भी हम वाटर ट्यूबवेल और ओपन वेल से वाटर निकलते हैं तो परमिएबिलिटी के थ्रू, इंटरकनेक्टेड वॉइड के थ्रू वाटर आसपास का जो एरिया है, सराउंडिंग एरिया से वाटर फ्लो होकर ऑयल में आ जाता है और ऑयल से हम पंप के जरिए वाटर निकलते हैं। ठीक है, इसीलिए एक्वीफर फॉर्मेशन। सर इस एक्यूक्लोड में तो क्ले आएगा ना सर, ये जो एक्यूक्लोड है क्ले है ना, एक एक कर क्ले होता है ना आएगा। एक्यूक्लोड में। हाँ होता है, मैं एक एक करके बोलने दो, ठीक है, मैं सबको बोलूंगा। ओके तो ये हो गया। ठीक है, तो पहले एक्वीफर क्या है, मैक्सिमम पोरोसिटी मैक्सिमम परमिएबिलिटी। अब आते हैं एक्विटार्ड। एक्विटार्ड में क्या होता है, पोरोसिटी भी कम होता है, परमिएबिलिटी कम होता है। ठीक है, पोरोसिटी पोरोसिटी लगभग रहता है लेकिन एक्वीफर से कम है। ठीक है, लेकिन रहता है, पोरोसिटी ज्यादा रहता है लेकिन परमिएबिलिटी कम है। तो इसीलिए हम एक्विटार्ड से ज्यादा, एक्विटार्ड के अंदर अगर हम कोई ट्यूबवेल को कंस्ट्रक्ट करेंगे तो उसी से ज्यादा डिस्चार्ज नहीं निकल पाएंगे। ठीक है, तो सिग्निफिकेंट ये लेस ये होगा। ठीक है, तो एक्विटार्ड का, ये एक्वीफर का मटेरियल जैसे कि सैंड हो गया, ग्रावेल हो गया, ये सब एक्वीफर का एग्जांपल है। ठीक है, और एक्विटार्ड का एग्जांपल क्या है, कोई बोल सकते हैं, व्हाट इज द एग्जांपल बिटवीन, व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ एक्विटार्ड? दैट इज सैंडी क्ले। सैंड और क्ले को मिक्सर कर देंगे, जो क्ले, हाँ क्ले सर, क्ले क्ले नहीं, प्योर क्ले क्ले नहीं है, प्योर तो क्ले सर नहीं क्ले है। तो एक्यूक्लोड में आएगी सर, हाँ, कोहेसिव clay सॉइल तो एक्यूक्लोड में एक्यूक्लोड होती है ना, हाँ, clay एक्यूटार्ड हो एक्यूक्लोड तो में कोजनलेस होगी ना, सैंड एंड ग्रेवल। सैंड और सैंड नहीं, सैंड और क्ले, एक्विटार्ड में सैंड और क्ले आएगा, दोनों मिक्सर करेंगे। सर क्ले तो कोहेसिव में नहीं आ जाएगी। नहीं, मैं दोनों का मिक्सचर यार, दोनों का मिक्सचर है। मान लो कोई सैंड और क्ले मिक्स कर लिया तो अब जो फॉर्मेशन क्रिएट होगा उसे एक्विटार्ड कहते हैं, क्योंकि उसमें अच्छा। परमिएबिलिटी ज्यादा नहीं, कम होगा और पोरोसिटी भी कम होगा। और कम हो जाएगा सर, ठीक है, और क्योंकि एक्वीफर में क्ले क्या जो आता है, सैंड के सारे वर्ड्स भर देगा। हाँ, और एक्वीफर में क्या आता है, प्योर सैंड, प्योर ग्रावेल। ठीक है, सैंड ग्रावेल ये सब एक्वीफर में आता है, उसमें क्ले नहीं रहता है, मतलब पूरा कोजनलेस सॉइल है ना इसमें। हाँ। ठीक है, लेकिन अगर ओके सर। क्ले के साथ अगर कोई सैंड वगैरह कोई ये मिक्सर कर देंगे तो एक्विटार्ड आ जाएगा। ठीक है, तो एक्वीफर और एक्विटार्ड में डिफरेंस समझ में आया सबको? यस सर। ओके, अब देखिए Yes, sir. एक्वीक्लूड। एक्वीक्लूड में क्या होता है, एक्वीक्लूड में पोरोसिटी भी कम होता है और परमिएबिलिटी बहुत कम होता है, एकदम निग्लिजिबल परमिएबिलिटी है। तो एग्जांपल है क्ले, उसी को कहते हैं हम एक्वीक्लूड। और एक्वीफ्यूज में क्या है, क्या, एक मिनट फिर बताना, एक्विक्लूड से बताना सर। एक्वीक्लूड में है, एक्वीक्लूड में तुम्हारा परमिएबिलिटी बिल्कुल नील। ठीक है, और पोरोसिटी रहता है। तो पोरोसिटी के कारण वो वाटर स्टोर करता है और ड्यू टू जीरो परमिएबिलिटी वो वाटर को फ्लो नहीं कर पाते। ठीक है, इसीलिए अगर हम एक्वीक्लूड में कोई Okay, अगर sir. ऑयल कंस्ट्रक्ट करेंगे तो उसी से पानी नहीं निकलेगा, क्योंकि पोरोसिटी परमिएबिलिटी नहीं है। ओके सर। और एक्वीफ्यूज में क्या है, एक्वीफ्यूज में ना पोरोसिटी है ना परमिएबिलिटी है, जैसे कि सॉलिड रॉक। ठीक है, सॉलिड रॉक में पानी नहीं होता। ठीक है, सॉलिड रॉक जो भी है तो है एक्वीफ्यूज में। मतलब एक्यूफ्यूज सबसे नीचे आएगा, अगर अर्थ सरफेस का हम लेयर देखें, हाँ, लेयर बाय हाँ, लेयर, सबसे नीचे एक्यूफ्यूज एक्यूफ्यूज आएगा। हाँ, पत्थर, पूरा पत्थर एरिया होता है ना, कुछ एरिया पे, जैसे कि तुम साउथ के एरिया में जाओगे तो पत्थर आएगा। ठीक है, तो रॉकी जो पहाड़ है, रॉक बेड जो है वो एक्वीफ्यूज में आता है, पूरा का पूरा सॉलिड रॉक। ओके सर। तो ये है 4 मेजर डिवीजन है, ये एग्जाम में भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्वीफर, एक्विटार्ड, एक्वीफ्यूज, सर एक्वीफ्यूज। एक्यूफ्यूज में सॉलिड ड्रॉप्स बताया ना आपने। हाँ, सॉलिड रॉक। ओके सर एक मिनट, एक्यूटार्ड का बताना क्या होगा, एक्यूटार्ड में क्या होता है? एक्विटार्ड में परमेबिलिटी और एक्यूटार्ड में मिक्सचर होता है ना सैंड एंड क्ले का। सैंड एंड क्ले में परमिएबिलिटी कम होता है, पोरोसिटी भी कम रहता है, लेकिन पोरोसिटी रहता है, परमिएबिलिटी विद रिस्पेक्ट टू एक्वीफर कम होता है। ठीक है, और ओके सर। और एक्वीक्लूड और इसमें बिल्कुल एक्यूटार्ड में परमेबिलिटी कम होता खत्म हो जाता है। हाँ, परमिएबिलिटी खत्म हो जाता है। ठीक है, तो तुम अगर अरेंज करोगे सर तो एक्यूटार्ड में जो परमेबिलिटी होता है हाँ, वो एक्यूफायर से ज्यादा होता है, मतलब थोड़ा सा। एक्वीफायर से कम होता है। हाँ, मतलब कहने का मतलब सर, जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे हमारी परमेबिलिटी डिक्रीज होती जाएगी। डिक्रीज होते रहेगा, राइट जैसे राइट। एक्यूफायर में सबसे ज्यादा थी, हाँ, एक्यूटार्ड में थी, हाँ, उसके बाद एक्यूलिब्रिड में बिल्कुल खत्म हो गया, खत्म हो एक्यूफायर गया। में तो दोनों ही खत्म हो गई, दोनों ये ही खत्म एक्यूफ्यूज हो में। दोनों ही खत्म। बस ये परमिएबिलिटी और पोरोसिटी के पैरामीटर के ऊपर दोनों सबको याद करके रखना। ठीक है, सीरियली याद करके रखना, तो ऐसे ही याद रहेगा। ओके सर। ठीक है, ओके सर। तो इसके बारे में जो भी मैंने बोला है यहाँ पर मैंने रिटर्न में लिख दिया, वो पढ़ लेना एक बार।
बिल्कुल समझ में आएगा। अब देखते हैं ये जो चारों जो ये कंपोनेंट है उसके ऊपर हम मेनली फोकस करेंगे एक्वीफर, क्योंकि एक्वीफर हमारा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक्वीफर में हम जितने भी ऑयल कंस्ट्रक्ट करेंगे, जितने भी इरिगेशन में जो भी आएगा सब एक्वीफर से आता है। हम एक्वीफ्लूड और एक्वीटर एक्वीफिश ये सब इतना ध्यान नहीं देंगे इसके ऊपर। तो आप देखते हैं व्हाट इज द एक्वीफर। तो एक्वीफर का टाइप, एक्वीफर हमारा 4 टाइप का एक्वीफर होता है। एक्वीफर क्या हमारा अंतर है, तो क्या क्या है, एक है अनकॉन्फाइंड एक्वीफर, उसके बाद आता है कॉन्फाइंड एक्वीफर, उसके बाद सेमी कॉन्फाइंड एक्वीफर, उसके बाद फास्ट एक्वीफर। ठीक है, तो अनकॉन्फाइंड एक्वीफर का एक फिगर देखेंगे इसी टाइप का। ठीक है, अनकॉन्फाइंड एक्वीफर में वाटर टेबल आता है, नीचे रहता है बेड रॉक, ठीक है, और ऊपर आता है वाटर टेबल, उसके ऊपर जो सरफेस सॉइल है उसके ऊपर ग्राउंड सरफेस है। ठीक है, इसी टाइप का जो फॉर्मेशन है उसे कहते हैं हम अनकॉन्फाइंड एक्वीफर। अनकॉन्फाइंड इसीलिए कहते हैं, नीचे बेडरॉक तो रहता है तो नीचे कॉन्फाइन है, लेकिन ऊपर कोई कॉन्फाइनिंग, कोई इम्परमिएबल लेयर नहीं रहता, पूरा 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 खुला रहता है। और ये तो इसीलिए इसे वाटर टेबल कहते हैं। और ये जो वाटर टेबल है, वाटर टेबल के ऊपर का जो प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। और अगर मान लो कोई बारिश हो रहा है सरफेस के ऊपर, वो डायरेक्टली ये जो यहाँ पर सॉइल है, सॉइल को पार्कुलेट करके वाटर टेबल में ज्वाइन हो जाता है। ठीक है, इसीलिए अनकॉन्फाइंड एक्वीफर में जो भी रिसर्च एरिया है पूरा का पूरा है रिसर्च एरिया। ठीक है, ज्वाइन हो जाता है। तो इसी टाइप का जो भी एक्वीफर है उसी को कहते हैं अनकॉन्फाइंड एक्वीफर। और इसे और एक नाम है, नॉन आर्टेशियन एक्वीफर कहते हैं, फिएटिक एक्वीफर कहते हैं। ठीक है, वाटर टेबल एक्वीफर भी कहते हैं कभी कभी। और ये जो वाटर सरफेस है ये वेरी करेगा, ये कांस्टेंट नहीं रहेगा, क्योंकि जब बारिश होगा या तो वाटर टेबल ऊपर चला जाएगा, जब बारिश नहीं रहेगा तो वाटर टेबल नीचे आएगा। जब ऑयल से हम पंप करके पानी निकाल देंगे तो अब वाटर टेबल नीचे आएगा। जब ठीक है, तो इसी टाइप का ये जो आपका वाटर टेबल सरफेस है वो डायनामिक है, वो स्टैटिक नहीं है। और ये रिसर्च अनकॉन्फाइंड एक्वीफर का रिसर्च एरिया पूरा का पूरा जो सरफेस है, ग्राउंड सरफेस, वो पूरा रिसर्च एरिया है। सर इसमें क्या कहते हैं, इस पे जो आप कह रहे हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगे वो कैसे होगा सर, क्योंकि इसके ऊपर तो लैंड का भी प्रेशर होगा ना, वाटर टेबल के ऊपर जो प्रेशर होगा वो। ये तो वॉइड रहता है ना, वाटर टेबल के ऊपर तो वॉइड के थ्रू आता है ना। ये जो ऊपर का सॉइल है वो तो बहुत सारी वॉइड है, परमिएबल सॉइल है ना ऊपर। ठीक है, तो वॉइड के थ्रू क्या होता है, इसीलिए वाटर एटमॉस्फेरिक प्रेशर आएगा ना से। थोड़ा तो सर सॉइल का भी प्रेशर होगा ना, लेकिन वो क्या होता है, सॉइल भी तो कुछ प्रेशर एक्सर्ट नहीं करेगा। नहीं, सुनो, इसमें आता है सॉइल का प्रेशर आता है, लेकिन वो सॉइल का प्रेशर क्या होता है, जो एक्वीफर के अंदर भी तो सॉइल रहता है ना, उसी सॉइल के थ्रू पास हो जाता है, वाटर के ऊपर नहीं आते वो प्रेशर। तुम पढ़ा था ना इफेक्टिव प्रेशर, पोर वाटर प्रेशर, सॉइल में पढ़ा था ना, याद है? व्हाट इज इफेक्टिव प्रेशर, व्हाट इज पोर वाटर प्रेशर, तो ये सब तो जो भी Yes, सॉइल sir. का प्रेशर है वो इफेक्ट बाय थ्रो गेन टू गेन जो ट्रांसफर होता है उसे कहते हैं इफेक्टिव प्रेशर। और पोर वाटर प्रेशर, वाटर के ऊपर जो प्रेशर है वो पोर वाटर प्रेशर। तो यहाँ पर ऊपर का जो सॉइल प्रेशर है वो वाटर के ऊपर नहीं पड़ते, वो एक्वीफर के अंदर जो भी सॉइल ग्रेन है उसी के थ्रू पास करके बेड रॉक में चला जाता है प्रेशर, इसे प्रेशर ट्रांसफर हो जाता है। तो सॉइल वाटर के ऊपर नहीं आता, इसीलिए वाटर के ऊपर प्रेशर रहता है, सिर्फ एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहता है। क्लियर? ओके सर, क्लियर। ओके। आप देखते हैं कॉन्फाइन एक्वीफर। ठीक है, तो अनकॉन्फाइन में क्या होता है, नीचे बेड रॉक रहता है, ऊपर क्या कोई लेयर नहीं रहता। लेकिन कॉन्फाइन में क्या होता है, 2 इम्परमिएबल लेयर रहता है इसी टाइप का। मान लो ये जो लेयर फर्स्ट इम्परमिएबल लेयर, उसके बाद सेकेंड इम्परमिएबल लेयर, 2 इम्परमिएबल लेयर के बीच, 2 इम्परमिएबल लेयर के बीच जो भी जो एक्वीफर रहता है उसे कहता है कॉन्फाइन एक्वीफर। ठीक है, तो ये जो ग्रीन, ये जो स्काई कलर का है वो है एक्वीफर, जिसमें हाई पोरोसिटी है, परमिएबिलिटी है। और जो डार्क कलर है वो है कॉन्फाइनिंग लेयर, जो जनरली एक्वीफ्लूड होता है। ठीक है, एक्वीफ्लूड। ठीक है, 2 एक्वीफ्लूड के बीच जो भी एक्वीफर है उसे कहते हैं कॉन्फाइन एक्वीफर।
और कॉन्फाइन एक्वीफर में वाटर प्रेशर जनरली एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा होता है, ठीक है, और ये वाटर जनरली ज़्यादा प्योर होता है, ठीक है। और अनकॉन्फाइन एक्वीफर में वाटर इतना प्योर नहीं रहता, लेकिन कॉन्फाइन एक्वीफर में वाटर ज़्यादा प्योर होता है। कोई बोल सकता है इसका रीजन क्या है? क्या सर आप फ्यूल, मैं समझा नहीं सर, फ्यूल क्या कह रहे हो आप? प्योर मतलब ज़्यादा क्वालिटी अच्छा होगा, ज़्यादा अच्छा क्वालिटी वाटर मिलेगा कॉन्फाइन एक्वीफर से। सर उसका कारण ये हो सकता है ना, क्योंकि डस्ट पार्टिकल कम होंगे, क्योंकि दो बीच अनप्रीमेबल रॉक्स के बीच में, तो इस वजह से ना डस्ट पार्टिकल जो भी ऊपर से आ रहे हैं, वो कम हाँ, है जो सर। भी पोल्यूटेंट एलिमेंट है वो तुम्हारा एक कॉन्फाइन एक्वीफर के अंदर नहीं आ सकते जनरली, ठीक है, क्योंकि कॉन्फाइन रहता है। Okay. क्योंकि जो भी पोल्यूटेंट है अनकॉन्फाइन एक्वीफर में क्या होता है, पूरा का पूरा पोल्यूटेंट ग्राउंड वाटर में मिलित हो जाता है, लेकिन कॉन्फाइन एक्वीफर में जो वाटर है उसी के साथ जो भी पोल्यूटेंट है वो पोल्यूटेंट इजीली वो ज्वाइन नहीं हो पाते, इसीलिए वो ज़्यादा प्योर रहता है, ठीक है। और वाटर प्रेशर भी ज़्यादा रहता है, क्योंकि वन टाइप ऑफ जैसे पाइप फ्लो समझना ना, मान लो म्यूनिसिपैलिटी थ्रू जो पाइप के थ्रू जो भी वाटर फ्लो होता है ना, उसी टाइप का ये समझ लो, ठीक है। पाइप का जो सरफेस है वो कॉन्फाइनिंग लेयर से हो जाता है, और अंदर का जो वॉइड सरफेस है वो रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे, ये एक्वीफर का रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। और एक बात है, ये जो वगैरह समझ गए। हाँ, ये जो अगर मान लो कोई कॉन्फाइनिंग लेयर में कोई वेल अगर कंस्ट्रक्ट करेगा तो वाटर सरफेस क्या होगा, वाटर सरफेस बहुत ऊपर आ जाएगा, उसी वाटर सरफेस को कहते हैं पीजोमेट्रिक सरफेस, ये ध्यान में रखना। और गांव अनकॉन्फाइंड एक्वीफर का टॉप वाटर सरफेस को कहते हैं वाटर टेबल, और कॉन्फाइंड एक्वीफर का टॉप वाटर सरफेस को कहते हैं पीजोमेट्रिक सरफेस, ठीक है। तो जब भी हम पीजोमेट्रिक सरफेस की बात करेंगे तब मतलब कॉन्फाइंड एक्वीफर के बारे में बात करेंगे, जब भी हम वाटर टेबल बोलेंगे तब मतलब अनकॉन्फाइंड एक्वीफर की बात कर रहे हैं। क्लियर? ओके सर। यस सर। और एक सर बात एक है, चीज आपने कहा कि इसका वो वाटर टेबल इंक्रीज हो जाएगा, उससे क्या मतलब है सर कि जब हम इस पे वेल कंस्ट्रक्ट करेंगे तो वाटर लेवल इसका इंक्रीज हो जाएगा, उससे क्या मतलब है सर? इसके मतलब है मान लो यहाँ पर तो वाटर अंडर प्रेशर रहता है ना, ये जो कॉन्फाइन एक्वीफर में वाटर प्रेशर जनरली एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा है। तो जब हम कोई ऑयल कंस्ट्रक्ट कर देंगे, मान लो जी ये सर। ऑयल है, तो ऑयल के हाँ। थ्रू वाटर क्या होगा, ये कॉन्फाइनिंग लेयर से ऊपर चला जाएगा ना, वाटर लेयर, क्योंकि प्रेशर है, वो हाई प्रेशर है, हाई प्रेशर से वाटर ऊपर आ जाएगा, ठीक है। इसी को कहते हैं स्प्रिंग कहते हैं। कभी कभी क्या होता है, ऑटोमेटिकली तुम देखते रहोगे, कभी कभी ग्राउंड सरफेस पे ऑटोमेटिकली वाटर निकल रहा है, जैसे पहाड़ियों में झरना कहते हैं ना, झरना स्प्रिंग, ठीक है। जी सर, जी सर। स्प्रिंग का कारण यही है, हाई कॉन्फाइनिंग एक्वीफर के थ्रू ये कोई अगर कोई लीकेज, कोई अगर ऑयल कंस्ट्रक्ट कर देगा और हाई प्रेशर रहेगा तो क्या होगा, वो वाटर ऑटोमेटिकली सरफेस में आ जाता है ड्यू टू हाई प्रेशर, ठीक है। ठीक है सर। इसमें सर वाटर टेबल को ये क्या है, पेटोस्टोमेटिक सरफेस कहते हैं? पोटेंशियोमेट्रिक कहते हैं और पीजोमेट्रिक भी कहते हैं, कभी कभी पीजोमेट्रिक। सर अनकन्फाइंड को कहते हैं पोटेंटोमेट्रिक सरफेस। हाँ, पोटेंशियोमेट्रिक क्या, सर आपने कन्फाइंड में बताया था ना पीजोमेट्रिक था, है और अनकन्फाइंड में क्या बताया था? वो अनकन्फाइंड में उसे कहते हैं वाटर टेबल, वाटर टेबल। ठीक है। ठीक है। तो ये इसका हाई प्रेशर रहने के बहुत फायदा है। कभी कभी क्या, कोई अगर कोई ट्यूबवेल कंस्ट्रक्ट करोगे तो ऑटोमेटिक पाम्प की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली पानी निकलने लगते हैं, तो पाम्प की भी जरूरत नहीं होती। ओके सर। तो इसका कारण है ये हाई प्रेशर। अगर जिस एरिया में ये है तो बहुत ईजी है, विदाउट कोई एयरपोर्ट पानी निकल रहा है, ठीक है। तो और एक बात है, इसका रिसर्च एरिया कम है, क्योंकि ये जहाँ पर कॉन्फाइनिंग लेयर खत्म होगा उसी का है रिसर्च एरिया, लेकिन अनकॉन्फाइंड एक्वीफर में रिसर्च एरिया ज्यादा है, पूरा का पूरा ग्राउंड सरफेस रिसर्च एरिया है, और कॉन्फाइंड एक्वीफर में सिर्फ दो कॉन्फाइनिंग लेयर के बीच का जो एरिया है वो है रिसर्च एरिया। तो ये है कॉन्फाइंड एक्वीफर। उसके बाद सेमी कॉन्फाइंड, ठीक है। सेमी कॉन्फाइंड में क्या होता है, सेमी कॉन्फाइंड का और एक नाम है लीकी एक्वीफर, ठीक है। सेमी कॉन्फाइंड में बॉटम लेयर तो इम्परमियल रहता है और टॉप लेयर जनरली एक्विटार्ड मटेरियल होता है, सेमी परमिएबल होता है। एक्विटार्ड का जो मटेरियल है वो टॉप लेयर एक्विटार्ड है, तो क्या होता है, थोड़ा थोड़ा वाटर लीकेज होगा, अब उसे कहता है लीकी एक्वीफर और सेमी कॉन्फाइंड एक्वीफर, ठीक है। उसके बाद और एक बात है फास्ट एक्वीफर। फास्ट एक्वीफर में क्या होता है, कभी कभी क्या होता है,
वाटर टेबल के ऊपर एक एक्विक्लूड उस एरिया जुड़कर एक एक्विक्लूड रहता है, एक एक्विक्लूड का एक लेयर हो जाता है। तो क्या होता है, बारिश के टाइम में हुआ उस लेयर में पानी जमा होता रहेगा, ठीक है। तो उस पानी का जो एक्विफर कंस्ट्रक्ट करता है उसे कहता है फास्ट एक्विफर, और जो वाटर टेबल है उसे कहता है फास्ट वाटर टेबल। अगर कोई भी वेल अगर उस फास्ट वाटर टेबल में कंस्ट्रक्ट करोगी तो कुछ टाइम के लिए पानी निकलेगा, लेकिन कुछ टाइम बाद वो पानी जब खत्म हो जाएगा तब उस ट्यूबवेल से पानी नहीं निकलेगा, ठीक है। तो कभी कभी ऐसे बहुत एरिया में होता है ट्यूबवेल में साल में कुछ टाइम पानी रहता है और कुछ टाइम पानी नहीं रहता। इसका रीजन है उस ट्यूबवेल में, उस ट्यूबवेल जिस लेयर में कंस्ट्रक्ट कर रहा था उसे वो होता है फास्ट एक्विफर, फास्ट एक्विफर में कंस्ट्रक्ट हुआ है, ठीक है। क्लियर? सर Yes, ये sir. वोडास जोन क्या है, एक बार ये बताना। ये वोडास जोन, वेडोस जोन है, Water वाटर टेबल के ऊपर का जो जोन है उसे वेडोस जोन कहते हैं, ठीक है। जो जोन ऑफ सैचुरेशन, जोन ऑफ मतलब ये एरेशन परचेड वाटर टेबल। नहीं, इसमें सर ये होता है ना कि जैसे कोई अगर रॉक है उसके ऊपर बारिश के टाइम पानी इकट्ठा हो जाता है और फिर जब ट्यूब के साथ वो पानी मतलब निकालते हैं फिर वो खत्म हो जाता है तो फिर उसमें से पानी नहीं निकलता। हाँ वही सेम बात, सेम होता यही है चीज है ना फास्ट, सर ये? यही है फास्ट एक्विफर, ठीक है। इसका रीजन ये है क्योंकि ये वाटर टेबल ओके से सर। बहुत ऊपर रहता है, ठीक है। तो वाटर टेबल से ऊपर रहेगा तो वाटर टेबल का वाटर तो इसी में नहीं आएगा, ठीक है। तो जितना पानी बारिश के टाइम स्टोर करेगा उतना ही वो मिलेगा, और जब वो पूरा पानी खत्म हो जाएगा तब नहीं मिलेगा, इसलिए ट्यूबवेल से कभी कभी पानी नहीं निकल पाते, ठीक है। यस सर। फास्ट फास्ट ट्यूबवेल थ्रू फास्ट वाटर टेबल, फास्ट एक्विफर, ठीक है। तो ये है डिफरेंट टाइप ऑफ एक्विफर, डिफरेंट टाइप ऑफ एक्विफर, डिफरेंट टाइप ऑफ सैचुरेशन फॉर्मेशन। ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, थोड़ा लॉजिकली दिमाग में ही रहता है, ठीक है। तो अब देखते हैं डिफरेंट पैरामीटर्स। ये जो हमने एक्विफर बोला था, ठीक है, एक्विफर का बहुत सारे पैरामीटर है, जैसे कि पोरोसिटी हो गया, परमिएबिलिटी हो गया, ट्रांसमिसिबिलिटी एक पैरामीटर है, स्पेसिफिक यील्ड है, स्पेसिफिक रिटेंशन है, स्टोरेज कोएफिशिएंट है। ये सारा है एक्विफर का पैरामीटर, ठीक है। इसके ऊपर डिपेंड करके एक्विफर का प्रॉपर्टी हम चेंज कर सकते हो, और इसी के ऊपर इस प्रॉपर्टी को हम कैलकुलेट करके किस एक्विफर से कितना अमाउंट ऑफ हम वाटर निकल सकते हैं, ठीक है, उसी का हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो इसके लिए एक एक करके हम देखते हैं। पहले है पोरोसिटी। पोरोसिटी सबको पता है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड टू द वॉल्यूम ऑफ एक्विफर मटेरियल, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड टू द वॉल्यूम ऑफ एक्विफर मटेरियल इनटू 100%, जो कहते हैं पोरोसिटी। इसके जनरली स्मॉल एन से हम डिनोट करते हैं, ठीक है। पोरोसिटी डिपेंड करेगा क्या, पार्टिकल साइज, शेप, ग्रेडिंग, कॉम्पैक्शन, इसके ऊपर डिपेंड करेगा हमारा पोरोसिटी, ठीक है। तो पोरोसिटी हम एक मेजरमेंट है जो कितने अमाउंट ऑफ वाटर स्टोर कर सकते हैं, उसके बारे में तो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो डिफरेंट टाइप ऑफ फॉर्मेशन का पोरोसिटी का एक वैल्यू यहाँ पर टेबल पे दिया हुआ है, जैसे कि अगर कोई क्वार्ट्ज या ग्रेनाइट है तो उसका 1.5% होता है, ठीक है। ओनली गावेल है, गावेल का 25% तब ये होता है पोरोसिटी होता है। सैंड का 35% तक होता है। सैंड और गावेल मिक्सर का 20 to 30% होता है। क्ले सॉइल का जनरली 45%, क्ले एंड सॉइल, ठीक है। सर कोई सी को ज्यादा होना क्योंकि वो ज्यादा एब्जॉर्ब कर लेगी है ना वाटर को, तो पोरस एक्चुअली ये एब्जॉर्ब ही करेगा, लेकिन वो क्या होता है वॉइड थोड़ा वो डिपेंड करेगा, ठीक है, अरेंजमेंट के ऊपर डिपेंड करेगा, पैकिंग कैसे हो रहा है, जो सॉइल गेन है ना, सॉइल गेन किस तरीके से अरेंजमेंट हुआ है उसी के ऊपर डिपेंड करेगा। सिर्फ एक प्रॉपर्टी के ऊपर तो डिपेंड नहीं करते पोरोसिटी, बहुत सारी प्रॉपर्टी के ऊपर डिपेंड करती है। तो कौन सी लोकेशन में है, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू, ये एक्चुअल नहीं है, अप्रोक्सीमेट जस्ट थोड़ा आइडिया के लिए दिया हुआ है, ठीक है। ओके उसके बाद ओके सर। परमिएबिलिटी। परमिएबिलिटी तो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो डिपेंडेंट परमिएबिलिटी का यूनिट क्या है, कोई पता है? व्हाट इज द यूनिट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ परमिएबिलिटी? किस यूनिट से हम एक्सप्रेस करते हैं परमिएबिलिटी को? जो डिस्चार्ज का हुआ सर वही होगा। नहीं, वो नहीं है। सर केजी पर सेंटीमीटर क्यूब। नो, कोएफिशिएंट ऑफ परमिएबिलिटी का सॉइल में ऑलरेडी पढ़ चुके हो फोर्थ सेमेस्टर में, सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है, याद आया? ओके सर।
कोएफिशिएंट ऑफ Yes, sir, परमिएबिलिटी yes, का sir, हाँ। एक्सप्रेशन है सेंटीमीटर पर सेकंड। तो यहाँ पर ज़्यादा बहुत सारी वैल्यू दिया हुआ है, जैसे कि ये सैंड में 0.04, ग्रावेल में तो सॉरी ग्रावेल में 4, ये ग्रावेल में थोड़ा परमिएबल ज़्यादा रहता है, ठीक है। तो सैंड में ये बहुत सारी जो भी मटेरियल है डिफरेंट टाइप ऑफ जो सॉइल टाइप का है उसके ऊपर, तो उसके अकॉर्डिंग परमिएबिलिटी यहाँ पर एप्रोक्सीमेट वैल्यू दिया हुआ है, थोड़ा आइडिया के लिए। अब आता है ट्रांसमिसिबिलिटी। तो ट्रांसमिसिबिलिटी इज इक्वल टू पोरोसिटी इनटू विड्थ ऑफ द एक्विफर, ठीक है। एक्विफर का विड्थ से हम अगर कोएफिशिएंट ऑफ परमिएबिलिटी के साथ हमारा अगर हम एक्विफर का विड्थ थिकनेस ऑफ एक्विफर थिकनेस ऑफ मल्टीप्लाई करेंगे तो जो क्वांटिटी आएगा उसे कहते हैं ट्रांसमिसिबिलिटी, ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी। तो अगर थियोरेटिकली ये इसका डेफिनेशन है, द कैपेबिलिटी ऑफ एंटायर सॉइल ऑफ फुल विड्थ एंड डेप्थ is represented by permeability, while the soil of unit width and full depth is known as transmissibility. ठीक है, it is defined the rate of flow of water through a vertical strip of aquifer of unit width and full depth. सर ये चीज समझ नहीं आया, ट्रांसमिसिबिलिटी क्या है? ट्रांसमिसिबिलिटी है अगर तुम कोएफिशिएंट ऑफ परमिएबिलिटी के साथ अगर थिकनेस ऑफ एक्विफर मल्टीप्लाई करोगे ना तो जो क्वांटिटी आएगा उससे कहते हैं ट्रांसमिसिबिलिटी, ठीक है। तो कोएफिशिएंट ऑफ परमिएबिलिटी का जो डेफिनेशन एक्विफायर से है थिकनेस ऑफ एक्विफर थिकनेस ऑफ एक्विफर, ये जो बी है वो है थिकनेस ऑफ एक्विफर। तो कोएफिशिएंट ऑफ परमिएबिलिटी के साथ थिकनेस ऑफ एक्विफर मल्टीप्लाई करोगे तो ट्रांसमिसिबिलिटी आ जाएगा, ठीक है। ओके सर, ओके ओके। ओके सर। उसके बाद स्पेसिफिक यील्ड, ठीक है। कोई बोल सकता है जितने अमाउंट ऑफ वाटर ग्राउंड वाटर में अवेलेबल है पूरा का पूरा पानी निकल सकता है या नहीं? नहीं निकल सकता सर। नहीं निकल सकता। पूरा नहीं निकल पाएगा सर। तो जितना निकल सकते हैं उसे नहीं निकल पाएगा। हाँ, जितना अमाउंट ऑफ वाटर निकल सकते हैं उसे कहते हैं स्पेसिफिक यील्ड, ठीक है। और जितना अमाउंट ऑफ रह जाएगा उसे कहते हैं स्पेसिफिक रिटेंशन, ठीक है। तो स्पेसिफिक यील्ड इज द टोटल the amount of water, actual volume of water extracted by gravity drainage from unit volume of saturated water bearing material, मतलब एक्विफर। कोई भी एक्विफर से हम जितने अमाउंट ऑफ वाटर ग्रेविटी ड्रेनेज से निकल सकते हैं उसे कहते हैं स्पेसिफिक यील्ड, और जितने अमाउंट ऑफ वाटर रह जाता है एक्विफर में वो कहते हैं स्पेसिफिक रिटेंशन। तो स्पेसिफिक रिटेंशन प्लस स्पेसिफिक यील्ड इक्वल टू पोरोसिटी है कि नहीं? ये होगा कि नहीं होगा बताओ। स्पेसिफिक यील्ड प्लस स्पेसिफिक रिटेंशन दोनों को अगर जोड़ देंगे तो हमको पोरोसिटी निकल आएगा, क्योंकि पोरोसिटी नथिंग बट क्या है, जितना अमाउंट ऑफ वॉइड है उतना ही तो पोरोसिटी है। तो जितना अमाउंट ऑफ वॉइड है उतना तो टोटल पानी है, तो पानी के साथ जितना हम निकल सकते हो जितना रह गया दोनों का हम जोड़ देंगे। अच्छा जो दोनों को ऐड कर देना, मतलब निकला और नहीं भी निकला, सही सही है। दोनों को ऐड कर देंगे तो पोरोसिटी आ जाएगी। पोरोसिटी आ जाएगी, ठीक है सर। पोरोसिटी आ जाएगी। बस क्लियर। ये रिलेशनशिप बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये ज्यादा आता है, ठीक है। क्या ये ना ये पोरोसिटी ना, हाँ पोरोसिटी। ये ऑप्शन क्या आता है बताओ? एक ऑप्शन रहेगा स्पेसिफिक यील्ड प्लस बताओ स्पेसिफिक रिटेंशन इक्वल टू पोरोसिटी। दूसरी ऑप्शन आएगा स्पेसिफिक यील्ड प्लस स्पेसिफिक रिटेंशन ग्रेटर देन पोरोसिटी। स्पेसिफिक तीसरा आएगा स्पेसिफिक यील्ड प्लस स्पेसिफिक रिटेंशन लेस देन पोरोसिटी। चौथा आएगा स्पेसिफिक यील्ड प्लस स्पेसिफिक रिटेंशन लेस देन इक्वल टू पोरोसिटी, ठीक है। ऐसे करके थोड़ा कॉम्बिनेशन बनाता है, 4 ऑप्शन बनेंगे, फिर 4-5 ऑप्शन जो भी बनाता है बनाता है, ठीक है। तो लेकिन ये ध्यान में रखना। तो हम इक्वल टू वाले पे लगा देंगे सर, ठीक। हाँ क्लियर सबका? यस सर। सर एक चीज पूछनी थी, अभी आपने थोड़ी देर पहले इफेक्टिव स्ट्रेस बताया था ना, पोर वाटर प्रेशर। हाँ हाँ हाँ। तो हेलो, हाँ तो सर वो जो इफेक्टिव स्ट्रेस वही था ना, दो जैसे ग्रेन्स होते हैं सॉइल के, वो एक दूसरे में कितना स्ट्रेस जनरेट करते हैं, उसी को बोलते हैं ना इफेक्टिव स्ट्रेस, जो हमारा इंटरग्रेनुलर स्ट्रेस भी होता है। इंटरग्रेनुलर, राइट, इंटरग्रेनुलर स्ट्रेस। लेकिन वो जो ना, और जो दूसरा होता है नहीं वो नहीं क्या? मैं तुम सही बोला, लेकिन थोड़ा करेक्शन है तुमने जो बोला उसमें। मान लो कोई सॉइल का ऊपर कोई लोड आया है, ठीक है, वो लोड अगर लोड दो तरीके से ट्रांसफर होता है। एक होता है गेन थ्रू सॉइल गेन ट्रांसफर होता है, और एक पार्ट ऑफ लोड ट्रांसफर होता है थ्रू वाटर, ठीक है।
तो सॉइल गेन के थ्रू जो ट्रांसफर होता है उसे कहते हैं इंटरग्रेनुलर स्ट्रेस और इफेक्टिव स्ट्रेस, ठीक है। और जो वाटर के थ्रू ट्रांसफर होता है उसे कहते हैं पोर वाटर प्रेशर। तो ये जो टोटल स्ट्रेस होता है डिवाइड होता है ना दो पार्ट में, इफेक्टिव और एक होता है न्यूट्रल। इफेक्टिव न्यूट्रल को ही बोलते हैं ना पोर वाटर प्रेशर। तो न्यूट्रल को कहते हैं पोर वाटर प्रेशर। उसमें तो हमारा सेल वेट और सॉइल वेट और सरचार्ज भी होता है ना एक है, वो सेल्फ वेट ऑफ, हां वो तुम्हारा टोटल स्ट्रेस में आ जाता है ना। हाँ हाँ, तो ये जो होता है पोर वाटर प्रेशर वही होता है ना जो खाली जगह में कितना मतलब स्ट्रेस जनरेट हो रहा है उसी को बोलते हैं ना। जो खाली जगह पे नहीं, वाटर में कितने अमाउंट वाटर जो खाली जगह में जो वाटर परसेंट है उसमें मतलब कितना स्ट्रेस जनरेट हो रहा है। हाँ हाँ हाँ, कितना वॉइड में जो हाँ, वाटर वही है होता है ना पोर वाटर प्रेशर। पास हो रहा है वो सर। हाँ, कितना स्ट्रेस वाटर के थ्रू पास हो रहा है, ठीक है। तो और एक बात है, ये जो वाटर के थ्रू कितना प्रेशर पास हो रहा है, हाँ, ठीक है। तो तो लेकिन और एक बात है, पोर पोर वाटर प्रेशर टाइम टू टाइम वेरी करेगा। जब लोड इंस्टेंटली जब लोड वहां पर पड़ेगा तब पोर वाटर प्रेशर ज्यादा होगा, लेकिन जब थोड़ा टाइम जाएगा तो पोर वाटर प्रेशर घटने लगेगा। क्योंकि क्या होता है, वाटर अपने पास प्रेशर नहीं रखता, प्रेशर रिलीज कर देते हैं। कैसे रिलीज होगा? अच्छा, आगे ट्रांसफर करते जाएगा ना। वाटर फ्लो हो जाता है, क्योंकि परमिएबिलिटी है तो वाटर फ्लो हो जाता है। जब वाटर फ्लो हो जाएगा तो क्या होता है, वाटर का प्रेशर रिड्यूस हो जाएगा और पूरा का पूरा प्रेशर कहाँ आ जाता है, सॉइल के ऊपर आ जाता है। इसी को कहते हैं कंसोलिडेशन। अच्छा, रिमूवल ऑफ वाटर मतलब। तो थोड़ा कंसोलिडेशन के वजह से थोड़ा सेटलमेंट होता है। जो डिफॉर्मेशन होता है ना, वो कंसोलिडेशन के वजह से होता है, ठीक है। इंस्टेंटली डिफॉर्मेशन नहीं होगा किसी भी स्ट्रक्चर में। तुम सॉइल में अगर कोई मान लो कोई बिल्डिंग बन रहा है, बिल्डिंग के इंस्टेंटली तुम लोड दोगे तो इंस्टेंट कोई डिफॉर्मेशन नहीं रहता। लेकिन डिफॉर्मेशन कब होता है? 1 साल बाद, 2 साल बाद। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि इंस्टेंटली वाटर प्रेशर लेता है, लेकिन धीमे धीमे क्या होता है, वाटर फ्लो हो जाता है और फ्लो होने की वजह से पूरा का पूरा स्ट्रक्चर का लोड सॉइल के ऊपर आ जाता है और लोड सॉइल के ऊपर आने के बाद थोड़ा ये हो जाता है, डिफॉर्मेशन हो जाता है और सेटलमेंट हो जाता है। ये जो प्रोसेस है इसे कहते हैं कंसोलिडेशन। ओके सर। क्रीप डिफॉर्मेशन भी तो ऐसे होता है ना सर, कुछ टाइम डिपेंडेंट होता है ना धीरे धीरे। हाँ हाँ हाँ, तो डिफॉर्मेशन जनरली कंसोलिडेशन के लिए थ्रो होता है, ठीक है। क्लियर? और एक टर्म है कॉम्पैक्शन। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉम्पैक्शन एंड कंसोलिडेशन? कॉम्पैक्शन में होता है एयर रिमूव होता है, कंसोलिडेशन में वाटर रिमूव होता है। राइट। और एक डिफरेंस है जो है कॉम्पैक्शन है। हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल शॉर्ट टाइम होता है कॉम्पैक्शन, और कंसोलिडेशन थोड़ा लॉन्ग टाइम होता है, ठीक है। क्योंकि शॉर्ट एयर तो इंस्टेंटली एयर रिमूवल हो जाएगा, लेकिन जल्दी निकल जाता है। एयर रिमूव जल्दी हो जाता है, उसको टाइम लगता है। हाँ, वाटर में टाइम लगता है, सॉइल वो वाटर निकालने में टाइम लगेगा। हाँ, तो ये डिफरेंस है कॉम्पैक्शन एंड कंसोलिडेशन। तो थोड़ा इसको ध्यान में रखना है। ये तो सॉइल का टीचर जो पढ़ा रहा था तो पढ़ाया होगा शायद, ठीक है। ओके सर, ठीक है सर। सॉइल का सब्जेक्ट हमने सही से पढ़ा ही नहीं है क्योंकि उस टाइम कोरोना आ गया था ना, इसीलिए। तो फिर अगर पढ़ाई नहीं हो तो फिर से पढ़ो। अगर कोई कंफ्यूजन आए तो मुझसे पूछना, मैं कंफ्यूज खुद ही पढ़ा सर, वही तो खुद ही पढ़ो अगर कोई कंफ्यूजन आए, क्योंकि सॉइल बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी स्ट्रक्चर हो अल्टीमेटली रिटर्न करेगा किसके ऊपर? सॉइल के ऊपर है ना। तो सॉइल के बारे में नॉलेज नहीं है तो स्ट्रक्चर कैसे रिटर्न करेगा? हाँ सर, हाईवे भी सॉइल जैसे इंपॉर्टेंट है, हाईवे में सॉइल भी बनता है, ठीक है। तो सॉइल के ऊपर अगर पढ़ा नहीं, कोई डाउट है, कोई ये नहीं है, फिर से पढ़ाई शुरू करो। अगर कोई डाउट है तो मुझसे पूछना, मैं क्लियर कर दूंगा, ठीक है। और किसी भी टीचर से, हम मुझसे नहीं, ओके सर। जो भी डिपार्टमेंट का जो भी टीचर है किसी से पूछो, ठीक है, वो डाउट क्लियर कर दो। तो यही टाइम है तुम्हारा। जब पास आउट हो जाएगा ना तब तुम हमारे पास कांटेक्ट में नहीं रहोगी तो फिर तुम्हारा ये जो जानकारी है वो नहीं मिलेगा। यही तुम्हारा टाइम है, जितना भी कंफ्यूजन है, जितना भी सीखना है, सब कुछ इस टाइम में थोड़ा मेहनत करो। अगर कोई तुम्हारा किसी को लग रहा है कि मैं ये सब्जेक्ट, सर क्लास खत्म होने वाली है, 1 मिनट रह रहा है। दोबारा ये कर दूंगा, दोबारा लिंक फिर से ज्वाइन हो जाना। और क्या, 3 बजे तक क्लास ही है। आज 3 बजे तक क्लास है सर। वही बात, डिस्कशन की क्लास करने में थोड़ा तकलीफ हो रहा है क्या? डिस्कशन हो रहा है वन टाइप ऑफ क्लास को तुम नहीं सर, कोई ना, सही है सर। हाँ, थोड़ा क्लास को तुम डिस्कशन टाइप लोगे तो थोड़ा इजी हो जाएगा। क्लास का अगर प्रेशर की तरह लोगे तो थोड़ा प्रेशर ही रहेगा, ठीक है। तो क्लास ये वन टाइप ऑफ सीखने का जगह है। इसमें अगर तुम खुद ही प्रेशराइज हो तो कुछ सीख नहीं पाओगे, ठीक है। तो प्रेशर मत क्रिएट करना अपने आप में, थोड़ा रिलैक्स रहना और थोड़ा एक्टिवली पार्टिसिपेट करना क्लास में, थोड़ा डिस्कशन में एक्टिव करना। तब क्या होगा, तुम्हारा पूरा का पूरा कंसंट्रेशन पढ़ाई में रहेगा। अगर तुम पार्टिसिपेट नहीं करोगे ना तो तुम्हारा दिमाग इधर उधर घूमता रहेगा, पढ़ाई में कंसंट्रेट नहीं होगा। कंसंट्रेशन नहीं होगा तो पढ़ाई नहीं होगा, कुछ दिमाग में घुसेगा ही नहीं,
ठीक है, तो कंसंट्रेशन इज द वन ऑफ द की। ओके सर। कोई भी पढ़ाई, कोई भी स्टडी क्या मीन्स कंसंट्रेशन। विदाउट कंसंट्रेशन कोई सीख नहीं पाएगा, ठीक है। विदाउट कंसंट्रेशन और डिस्कसिंग भी ना सर, कि डिस्कस करो ना। कोई नहीं करता है। विदाउट कंसंट्रेशन तुम 1-2 महीने के लिए याद रख सकते हो, लेकिन पूरा कंसंट्रेशन की अगर पढ़ोगी ना साल भर पूरा, तो तुम्हारा हर साल जितना भी टाइम तुम जीवित रहोगे उतना टाइम तुम्हारा याद रहेगा, ठीक है। इसीलिए थोड़ा क्लास में कंसंट्रेशन करो और डिस्कशन करो थोड़ा। ओके सर। ये बार क्लास जब खत्म हो जाएगा दोबारा ज्वाइन हो जाना उसी लिंक से, क्योंकि आज ये सब ये जो स्लाइड है वो खत्म करना है मुझे। अब आता है तीसरी है स्टोरेज कोएफिशिएंट। स्टोरेज कोएफिशिएंट है, मान लो एक वाटर टेबल है, ठीक है। वाटर टेबल का अगर यूनिट सरफेस एरिया का वाटर टेबल से और यूनिट हेड अगर डिप्रेशन होगा तो कितना वॉल्यूम वो रिलीज करेगा, ठीक है। मान लो एक एरिया मान लो यूनिट एरिया ऑफ वाटर टेबल तो एक सरफेस है ना। प्लान में देखोगी तो ऊपर से देखोगी तो वाटर टेबल एक सरफेस है। उस सरफेस का अगर यूनिट सरफेस कंसीडर करो, उस यूनिट सरफेस से अगर यूनिट डेप्थ ऑफ वाटर अगर डिक्लीन होगा, यूनिट डेप्थ ऑफ वाटर डिक्रीज होगा तो कितना अमाउंट ऑफ वाटर रिलीज करेंगे, उसी को कहते हैं वाटर स्टोरेज कोएफिशिएंट, ठीक है। दैट इज वॉल्यूम ऑफ वाटर दैट एन एक्विफर रिलीज फ्रॉम यूनिट सरफेस एरिया ऑफ एक्विफर फ्रॉम यूनिट ड्रॉप ऑफ वाटर टेबल के यूनिट ड्रॉप होने से यूनिट सरफेस से कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर रिलीज होगा उसे कहते हैं स्टोरेज कोएफिशिएंट, ठीक है। तो सेम एप्लीकेबल फॉर सर एक बार फिर बताने समझ नहीं आया। वाटर टेबल का यूनिट ड्रॉप ऑफ वाटर टेबल